की बिकवाली के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल भारतीय बाजारों में खरीदारी की। हाँ, बड़ी ब्लॉक डील हुई थी भारतीय एयरटेल में, जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई है फार्मा और ऑटो सेक्टर पर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर, जिसके चलते सभी सेक्टर्स में आज एक्शन दिखेगा। इस सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे अगले 2.5 घंटे में। स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक जुड़ चुके हैं और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे किस तरह की खबरें कल शाम से आज सुबह तक निकल कर आई है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक करके एक सभी दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज सुबह के 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में एक्शन वहां पर दिखा था जहां पर S&P 500 नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। टेक शेयरों में अच्छी खासी तेजी दिखी, जिसके चलते नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी करीब 1% की तेजी दिखी और आज सुबह गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत 22,950 के आसपास कारोबार करता हुआ। फोकस में फार्मा और ऑटो शेयर रहेंगे। ट्रंप ने कहा 25% टैरिफ लगाई जा सकती है फार्मा और ऑटो सेक्टर पर, जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी इन दोनों सेक्टर्स और इन दोनों सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। FIIs की कैश मार्केट में कल 9 दिनों की बिकवाली के बाद करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी दिखी। याद रखिए भारतीय एयरटेल की बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसका इम्पैक्ट दिखा, लेकिन फिर भी खरीदारी आई और ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए। कॉमेक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पिछले कुछ दिनों से सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते सोने में तेजी लगातार दिखी है। इनफैक्ट 2025 में अब तक करीब 10% ऑलरेडी सोना भाग चुका है। पिरामल फार्मा को US FDA से झटका, जिसके चलते उनकी एक फैसिलिटी को ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। पिरामल फार्मा पर अपनी नजर रखें और कॉनकॉर को करीब 980 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते ऑर्डर विंस के दम पर कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी आज एक्शन दिखेगा। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज सुबह की सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। टैरिफ वॉर बढ़ता हुआ नजर आया ग्लोबल मार्केट्स में और अभिषेक, ऑटो और फार्मा सेक्टर पर टैरिफ्स लगाई जा सकते हैं 25% पे और कई सारे फार्मा और ऑटो सेक्टर के भारतीय बाजारों में कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर है US मार्केट पे, जिसके चलते वहां पर भी एक्शन दिखेगा। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए जी, आज ऑटो फार्मा वाले जो शेयर रहेंगे वो फोकस में रहेंगे। आप नेगेटिव रिएक्शन भी देखेंगे। लेकिन अगर हम ऑटो की बात करें, पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है ऑटो पर, फार्मा पर, सेमीकंडक्टर पर और ऑटोमोबाइल पर जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। हालांकि फार्मा पर और सेमीकंडक्टर पर के इंपोर्ट पर टैरिफ कब से लागू होगा इसके बारे में अभी सफाई नहीं है। अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि उनकी जो कंपनीज है उनको विदेशों में डिसएडवांटेज है। आप देखिए ऑटो की अगर हम बात करें तो US में सिर्फ 2.5% टैरिफ लगता है, जबकि आप यूरोप में अगर देखेंगे तो 10% के आसपास का टैरिफ है। तो ये डिसएडवांटेज है और ये इसकी लंबे समय से मांग भी कर रही थी इंडस्ट्री। एक बहुत पहले रिपोर्ट भी आई थी, उसमें जो इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें हैं उसको भी हाईलाइट किया गया था। तो देखते हैं क्या कुछ असर इसमें होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर पर जो टैरिफ है 1 साल के बाद वो तेजी से बढ़ेगा। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हम ऑटो की अगर हम बात करें तो ज्यादा कंपनीज को लेकर ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मोटरसाइकिल की अगर हम बात कर लें तो 650cc वाली जो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल होती है उनका एक्सपोजर अमेरिका में जरूर है। देखते हैं कि कितना असर होता है। लेकिन कंपोनेंट जो कंपनीज हैं उन पर असर आज पड़ सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि US को जो टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है कंपोनेंट का उसमें भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी है वो करीब 2% के आसपास का है। तो निश्चित तौर पर उस पर आप असर देख सकते हैं। और अगर हम वैल्यू के हिसाब से बात करें तो सालाना 6 से 7 बिलियन का
एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को भारत कर रहा है ऑटो कंपोनेंट। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि इन ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के बाकी देशों में बेस है, कई कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि समर्थन मदरसन यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कितना इंपैक्ट एक्चुअल आएगा उसको भी एसेस करने वाली ये चीज़ निश्चित तौर पर होगी। लेकिन हाँ, और एक्चुअल जो ओईएम्स हैं उनके मुकाबले जो कंपोनेंट कंपनीज हैं उन पर निश्चित तौर पर ज़्यादा असर पड़ेगा। कौन सी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस को, उसकी लिस्ट भी आपको मैं सामने रख देता हूं। वो कंपनीज हैं, संसेरा इंजीनियरिंग है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, सोना कॉमस्टार है और मदरसन ग्रुप है। तो इन कंपनीज को आज कीनली वॉच करने की ज़रूरत है। आगे हम कोशिश करेंगे कि एक ऑटो एनालिस्ट को, एक फार्मा एनालिस्ट को जो सेक्टर को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं, ज़रा टोटल हम वैल्यू समझेंगे और पूरे असर को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, दिक्कत सिर्फ कितनी टैरिफ लगी, दिक्कत उसकी नहीं है, ये सप्लाई चेन को लेकर भी चीज़ें थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बाकी देश भी अगर टैरिफ लगाना शुरू करते हैं तो कंपनीज के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो सकती हैं। तो ये ट्रेड वॉर, जो टैरिफ वॉर है, ये सेंटिमेंट के लिहाज से तो डैमेजिंग है ही। आगे चलकर अगर स्थितियां अगर गहराती हैं, अगर दिक्कतें और बढ़ती हैं, तो कंपनीज के लिए मुश्किलें थोड़ी चौतरफा बढ़ सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर फार्मा, ऑटो कंपनीज के लिए आज थोड़ा सा बुरा दिन आप देख सकते हैं, क्योंकि 25% का टैरिफ अच्छा खासा होता है और जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी शुरुआत हो भी गई है। बिल्कुल, तो टैरिफ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री ग्लोबल बाजारों से आती हुई, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स कई सारे हैं। याद रखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ टाइम से युद्ध चल रहा है और अब अमेरिका ने भी कुछ बातचीत की है, कुछ मीडिएशन लाने के लिए, जिसके चलते ग्लोबल फैक्टर्स कंसील होते हुए नजर आ सकते हैं। उस पर डिम्पी से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले अभिषेक, आप बताएं ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, और उसके बाद डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीषा, देखिए, अमेरिकी बाजारों में कल हम रिकवरी को हाईलाइट करना चाहेंगे। कल हल्के से गेंस पर बंद हुए हैं, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब 225 अंकों की रिकवरी आई और नेस्डेक की बात करें तो वहां पर करीब 130 अंकों के आसपास की रिकवरी आई। एस&पी 500 जो है वो आप देखिए हल्के हल्के से गेंस आपको दिखेंगे, लेकिन नए शिखर पर जाके एस&पी 500 का इंडेक्स बंद हुआ है। दरअसल देखिए, टैरिफ की चिंताएं हैं, कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है, अमेरिका में थोड़ी सी स्टिकियर रही है और उसके चलते चिंता है। बावजूद इसके अमेरिकी बाजारों में हमने कल के सत्र में भी थोड़ी थोड़ी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ देखी है। एफओएमसी के मिनट्स आएंगे इस हफ्ते, उस पर बाजार की नजर रहेगी और देखना होगा कि यूएस फेड की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है रेट कट को लेकर, वो क्या रहने वाली होती है, कब तक दरें होल्ड रहती हैं, इस पर निश्चित तौर पर नजर रहेगी। एशिया की बात करें, मिला जुला कारोबार है। हैंगसेंग में 225 अंकों की गिरावट है, चीन के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है। आप अगर जापान के बाजार को देखेंगे, निकेई को, वहां पर कमजोरी है, करीब 175 अंकों की गिरावट पर कारोबार वहां हो रहा है। कोरिया में तेजी रोटी है। तो एशिया से जो क्यूज हैं वो मिक्स साइड पर हैं। लेकिन आप क्रूड को देखेंगे, वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, $76 के आसपास की है। रशिया में एक पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है, तो जो कजाकिस्तान से आने वाली जो सप्लाईज हैं वो थोड़ी सी प्रभावित हुई हैं और उसके चलते हमने क्रूड के भाव में उछाल देखा है। $76 के आसपास के प्राइसेस हैं। लेकिन टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता बढ़ी है, उसने सोने को फिर से थोड़ी हवा दी है। सोना चमका है और रिकॉर्ड हाइस के आसपास है, फिर से $2950 के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो क्यूज कहेंगे वो मिक्स्ड है ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे, कोई ज्यादा उसमें ना तो एक्साइटमेंट है, ना तो कोई निराशा है। 11 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। और कल हमने देखा था कि एफआईएस की बाइंग आई है, लेकिन वो एफआईएस की बाइंग को ना बिल्कुल आप किनारे कर दीजिए, उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल भारतीय में जो ब्लॉक डील हुई है, ये पूरा का पूरा उसका असर है। तो देखते हैं आज बाजारों का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन दो सेक्टर, ऑटो और फार्मा, ट्रंप के टैरिफ के चलते ये एक्शन में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो एफआईआईज़ की फिर एक बार बिकवाली भारतीय बाजारों में होती हुई नजर आई, लेकिन ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफ़ी कुछ होता हुआ नजर आया। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों से वॉर चल रहा है और अब अमेरिका चाहता है कि ये वॉर खत्म हो जाए, ग्लोबल पीस बनी रहे। डिम्पी, आप बताएं आपकी क्या राय होगी इस पर, और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते ग्लोबली सभी मार्केट्स पर इम्पैक्ट दिखा है। देखिए, अभी आप टैरिफ की चर्चा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज से करीब 15 दिन पहले ही बताया था कि वो ऑटोस पे टैरिफ लगाने जा रहे हैं। बाकायदा डेट तक बता दी थी कि उन्होंने इतना टैरिफ होगा, डेट तक बताई थी कि इस दिन से मैं उसको लागू भी कर दूंगा, अप्रैल की डेट थी वो।
तो मेरे लिए कोई बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आए ही टैरिफ के नाम पर है चुनाव जीतकर, और वो आए हैं चुनाव में दूसरा बड़ा हिस्सा लेके कि वो रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा देंगे, है ना। वो जो मुद्दे वो लेके आए हैं वो पहले 1 से 15-20 दिन 50 दिन तक उसी मुद्दे पर टिके भी हुए हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। टैरिफ मेरे लिए कोई नया एक्साइटमेंट वाला फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, फार्मा और ऑटो में से ऑटो की इंपॉर्टेंस भारतीय बाजारों के हिसाब से बहुत कम है। द रीजन इज बिंग हम यूएस में तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं करते। हाँ, यही टैरिफ अफ्रीका के साथ होता हमारा प्रॉब्लम होती, यही चीज हमारे इजिप्ट के साथ हो जाता, मान लो हमारा श्रीलंका के साथ हो जाता, तो वहाँ पर हमारा बड़ा एक्सपोर्ट जाता है। खासकर जो स्टार्टिंग एंड की गाड़ियाँ होती हैं M&M की और मारुति की, इन सब की गाड़ियों का बड़ा बाजार है वो वहाँ पे, तो वो इम्पैक्ट आता है। और ऑटो एंसिलरीज है टिपिकली वैसे भी, तो एंसिलरीज पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया का कुछ है नहीं। एंसिलरीज का टोटल मार्केट तो चाइना है। खैर एनी हाउ, मैं इस पे थोड़ा बाहर निकल आता हूँ क्योंकि मेरे को टैरिफ से कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज दिखता नहीं। और फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ लगाना इट्स वेरी टफ गेम। उसके तो कैलकुलेशन ही बहुत मुश्किल है कि आप ये API पे लगाओगे कि फाइनल गुड्स पे लगाओगे, आपके यहाँ पे प्लांट पे लगाओगे। आपको पता है हमारे यहाँ की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का टिपिकली भले छोटा छोटा डिवीजन है, सबका डिवीजन US में है, आप टैरिफ कैसे लगाओगे। बट एनी हाउ, मैं इस पर ज़रा जाता नहीं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। या दूसरे मैटर पे आता हूँ जिस पे मेरी ज़्यादा तवज्जो है और मेरे को लग रहा है ये मार्केट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बड़ी हैरानी की बात है, हैरानी की बात है कि जिस देश को लेकर वॉर हो रहा है वो उस पार्टिसिपेशन में नहीं है, उस बैठक में नहीं है। और एक चीज़ जिसके लिए वॉर हो रहा था वो मुद्दा ही नहीं है। वॉर किसके लिए हुआ था? वो कह रहे थे कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे, रशिया कहता था हम नाटो के सदस्य बनने नहीं देंगे। आपको पता है नाटो के सदस्य ना बनने को लेकर अमेरिका भी साथ में खड़ा है, जो पहले सपोर्ट करता था। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इनको हम नाटो का सदस्य भी बनाएंगे यूक्रेन को, तो फिर आप लड़े ही क्यों? पहला पॉइंट। अब आप आ रहे हो समझौते पर, तो भाई जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसको तो बीच में बिठा लो, वो तो है ही नहीं पार्टी। क्योंकि सऊदी अरब में जो दो लोग मिल रहे हैं वो रशिया और US मिल रहे हैं। तो एक पार्टी जो युद्ध में है वो तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो दूसरी पार्टी युद्ध में है वो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो कल जब बैठक हुई वहाँ से तो कुछ खास बड़ी चीज़ निकल के नहीं आई। मेरे को लग रहा है थोड़ा लंबा समय लगेगा और इसमें टसल चलेगी, क्रेडिट की टसल भी चलेगी और थोड़े सरेंडर वैल्यू की टसल भी चलेगी। यूक्रेन कहता है कि आप डील करवाइए, हमारे को मना नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा सरेंडर मत करवाइए, हमने अपने इतने सैनिक खोए हैं और हम इसको फेथफुल डील लेके जाना चाहते हैं। तो ये डील में थोड़ा सा समय लग सकता है, इतनी आतुरता ना बताएं। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको ज़रूर करेंगे, ये बात समझ में आ रही है, ये उनकी पार्टिसिपेशन से समझ में आ रही है। इसलिए मार्केट इस डील को जितनी जल्दी युद्ध विराम हो जाए उतना इसको पॉजिटिव मानेगा, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल जोन पे आ चुके हैं। और इसमें से एक तो महाशक्ति भी है रशिया, अगर वो सरेंडर मतलब उनका युद्ध रुक जाए तो फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। तो ये पॉइंट्स के साथ मैं थोड़ा आज आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, उस बैठक का आउटकम क्या होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पर आता हो तो सेंटिमेंट के लिहाज से ज़रूर बूस्टर होगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो चीज़ें डिस्काउंट भी हो चुकी हैं। लेकिन चलिए लौटते हैं FIs पर और उसके बाद निफ्टी की हम चर्चा करेंगे। डिम्पी, कल FIs की जो खरीदारी का आंकड़ा आया है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ज़्यादा देखकर खुश होने की ज़रूरत उसको नहीं है। 8,500 करोड़ रुपए की जो ब्लॉक डील हुई है उसमें कुछ FIs ने बाय किया, कुछ DIs ने बाय किया, तो जो नंबर हैं वो निश्चित तौर पर देख रहे हैं। सेंटिमेंट के लिहाज से क्या देख रहे हैं आप? नहीं, सेंटीमेंट भी कोई चेंजेस नहीं है। और जैसे कल के आप खुद नंबर बता रहे हो तो ब्लॉक डील का पार्ट था, इसलिए आपको ग्रीन में आके दिखा। हमने भी यही कैलकुलेशंस डाली हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी जब 9-10 दिन पहले भी जब नंबर आया तब भी मैंने कहा था हमारा एक्साइटमेंट का कोई लेवल ही नहीं है, भले आप कुछ दिनों बाद लेके आए। हमारा एक्साइटमेंट का लेवल कब आएगा? तब आएगा जब आप क्रिटिकल लेवल्स को क्रॉस करके बंद करोगे। बॉस, आप तो 23,000 ही नहीं पा रहे हो। आपकी सेकेंड डे क्लोजिंग हुई है 23,000 के नीचे, 23,000 के नीचे आप सेकंड डे क्लोज करके गए हो। कल भी आप भले ही 14 पॉइंट्स है, कहने को 14 पॉइंट्स होते हैं बट 14 पॉइंट्स है। इससे पहले करीब 150 पॉइंट 160 पॉइंट बैंक निफ्टी ने मिले थे, कल 170 पॉइंट बैंक निफ्टी के भी आपने खो दिए। तो जितने पॉइंट्स आप गेन करके आए थे ना परसों, उतने पॉइंट्स वापस आपने खो दिए, यानी कि जहाँ थे वो वहीं हो आप। बैंक निफ्टी का 49,000 और ये करीब 23,000 के नीचे निफ्टी आके रुका हुआ है। और FIs की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ। कैश आने पर भी FIs की होल्डिंग 16% अराउंड है। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं है, 70% है। DIs की होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं, 58% है। आई रिपीट, 58% DIs होल्ड है, 70% रिटेल के पास होल्ड है।
और अगर एफ की बात करें तो एफ के से 16% होल्ड है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अब आपने टैरिफ वाली बात बोली, अब मैंने यूक्रेन और रशिया और को लेकर जो बातचीत हो रही है यूएस के बीच में, उसकी लेकर बात बोली, क्या इन तीनों का कहीं मार्केट से कोई सरोकार है? जब तक एफ मार्केट में नहीं आएगा, इन तीनों से कोई अच्छी न्यूज़ भी आ जाए ना, तब भी आप ये मान लो कि चलो ठीक है, जो टैरिफ है इंडिया को कहते हैं हम आपको रिलीफ कर देते हैं, सबके ऊपर जो टैरिफ का रेट है आपको 50% कर देते हैं, तो क्या आपके बाजार दौड़ जाएंगे? क्या नहीं दौड़ेंगे। अगर मैं कह देता हूं कि ठीक है, रूस और रशिया के बीच में बैठक चल रही है, वो एक निर्णायक दौर पर पहुंचने वाली है, अगले 25 दिन में उसका कोई फर्क आ जाएगा, क्या आपके भारतीय बाजारों पर कोई बहुत बड़ा असर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। आ जाएगा, फौरी तौर पर आएगा, फिर गुम हो जाएगा। ऐसे तो 5 ट्रिगर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जो सीधा आपसे मतलब रखते थे। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एशिया के ज़्यादातर बाजार उठा के देखोगे ना, हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हम ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन करने की आदत हो गई है। ये तेज़ी की भी प्रॉब्लम थी, हम बार बार आपसे भी ये बात, उस समय जब तेज़ी आती तब भी यही बात करते थे, हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ रिएक्ट कर रहे हैं और इस पर हम कुछ ज़्यादा ही मंदा रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सारे मार्केट्स को उठा के देखो, एक कोरिया का और एक इंडिया का, 2 मार्केट ऐसे, कोरिया की अपनी प्रॉब्लम है, उनके प्रेसिडेंशियलशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनके पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है वहाँ पे, लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि भारत का जो बाजार है वो काफ़ी हद तक एफ लेड हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने पर भी अभी भी मार्केट के अंदर दम नहीं लग रहा। एफ के नंबर्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, रोज़ चर्चा करके रोज़ माथा ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। शांति से बैठो, 3 स्टांस पकड़ के, पहला बाय राइट सिट टाइट, दूसरा एकुमुलेशन अपना जो करना है वो धीरे धीरे करके करना, एकुमुलेशन का स्टांस रखो, और तीसरा नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। ये तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करो फिलहाल, और इन तीनों प्रिंसिपल से कोई सौदा और कोई समझौता मत करो। शांति से बैठे रहने का समय है। जब एफ आएंगे तो बैंड बाजा बारात के साथ ही आएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। मेरे से फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको क्वेश्चन रखना पड़ेगा, ये आगे आपको लेवल्स में दिखने लगेगा, आपको मार्केट की स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो फिलहाल यही इसी नोट पे कि भाई एफ नहीं है, मार्केट के डाटा में कोई चेंजेस नहीं है। मेरे को आज का सेशन में मार्केट्स का डल और साइडवेज लगता है, इस लिहाज से कोई बड़ा मूव आ जाएगा मार्केट में कोई चांस नहीं लगते। ठीक है, बड़े मूव के नहीं लग रहे हैं, लेकिन एक चीज डिम्पी नोटिस करने वाली जरूर है कि पिछले 3 दिन से जो क्लोजिंग हो रही है वो 22,900 के ऊपर हो रही है, और हमने जनवरी में भी देखा था कि निफ्टी ने 22,800 के सपोर्ट को बड़े अच्छे से बचाया था। अगर ये टैरिफ वाली चीज नहीं आई होती तो शायद क्या हम कह पाने की स्थिति में होते कि नहीं, बाजार का बेस बन गया है और नीचे जो डाउनसाइड है वो प्रोटेक्टेड है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो बेस बनने की प्रोसेस जरूर चालू है, बेस बन गया ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। एक चीज मैं आपको फिर से चार्ट दिखाता हूँ, एक बार जरा मेरे स्क्रीन वाला चार्ट लेके आएगा। किसी भी चीज को, अब मैं आपको फिर से वही अपना एग्जांपल वापस से आपको बताता हूँ, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। आप एक जगह पर जा रहे हैं, बार बार आपको वहां पे खतरा लगता है और वहां से आप ऊपर आ जाते हो, यानी कि अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करते हो। तो आप में एक चीज तो तय है, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स तो है बॉस, आप अपने आप को उस जगह से बचाते तो हो आप, ठीक है। ये चार्ट बताने के लिए था। ये अप डाउन स्विंग है जो पूरे अक्टूबर से लेकर अब तक का है। ये पहली बार का पैनिक है, ये सेकंड बार का पैनिक है, और हमने थर्ड बार का पैनिक भी यहीं आके रोका है। ऑलमोस्ट मैं इसको 2 बार का कर देता हूं क्योंकि वो बैक टू बैक था, लेकिन अभी भी 1 बार का पैनिक हम और देखेंगे। टेक्निकल्स में ये कहा जाता है कि कम से कम 3 बार किसी चीज़ को देखा जाए और उसके बाद वो हिट आउट करती है, या तो ब्रेकआउट कर देगी या तो ब्रेक डाउन कर देगी। तो मैं एक बार और 22,800 को मानता हूं कि शायद मार्केट एक बार इसको टेस्ट करेगा, लेकिन वो करेगा तो इस बार डिसाइसिव मूड में आएगा। बस बहुत हो गया यहाँ पर भी, अगर बहुत हो गया ऊपर तो बहुत हो गया यहाँ पर भी। यहाँ पे भी हम अपना एक बेस सा बना देंगे। अगर ये नहीं टूटता है इस बार, अगर इस बार हम अटेम्प्ट करते हैं 22,800 की और ये नहीं टूटता, तो ट्रस्ट में शायद हो सकता है ये आपका नियर टर्म का बॉटम बन जाए। अभी कहना जल्दबाजी है, इसलिए मैं बहुत जोर से बात रखूंगा नहीं आपके सामने, लेकिन हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा बेस का, तो मैंने बेस के ही हिसाब से मैंने आपको समझ बताई है और डाटा बताया। एक और चीज़, मैं ऑप्शंस का ट्रेड भी देखता हूँ, ऑप्शंस चेज वगैरह में 23,000 की कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग हो रही है, यानी कि 23,000 आपको अचीव ही नहीं होने दे रहा है। और ये 20 तारीख वाली कॉल की मैं बात बता रहा हूँ, जो कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है वीकली निफ्टी की होनी है, तो उसकी कॉल के अंदर ना जोर की राइटिंग है। तो आपको ना 23,000 पाना भी सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि 23,000 भी अगर आप पा लेते हो 2 दिन के बाद, आज तीसरा दिन है, आज भी अगर आप पा लेते हो ना, तब भी आप एक राउंड के मंदड़ियों को सिस्टम से बाहर निकाल दोगे।
बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं होगी, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस का लेवल आप 10% 5% अपने अंदर जोड़ लेना, ये पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं जरा निफ्टी के लेवल्स पे। कल निफ्टी ने 23,000 के नीचे क्लोज किया, 22,800 का पैनिक बॉटम है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो 22,800 आपका पहला सपोर्ट एरिया है, 22,700 भी आपका सपोर्ट एरिया है, क्योंकि 800 का लेवल सारी दुनिया जानती है, सब लोगों को पता है, ये मैं और आप भी जानते हैं, जिनको टेक्निकल्स का भले ही थोड़ा बहुत भी आता हो, लेकिन जिनको बहुत आता है वो भी 22,800 की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस समय। तो इसलिए 100 पॉइंट का हम एरियर दे देते हैं इसके अंदर कि भाई ठीक है 100 पॉइंट और नीचे जाने दो। तो आप 22,700 22,800 का एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर आने पे 23,000 की कॉल में जोरदार राइटिंग है और एक नियर बाय की कॉल में राइटिंग है, यानी कि नियर बाय एक्सपायरी पे राइटिंग है, इसलिए 23,000 के ऊपर आने पर भी आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए। ठीक, तो 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग मस्ट है आज में और कल में। अगर ये नहीं आती तो ट्रस्ट मी आप 22,800 को ना केवल टेस्ट करने के लिए जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, वापस भी तोड़ दो। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन करूं क्या, जो दिख रहा है वो बोलना ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं ऊपर के लेवल्स पे कहाँ पे ठीक होते जाओगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 23,000 को सेलिब्रेट करना, अगर 2 दिन में 23,000 आप पा लेते हो, क्योंकि एक्सपायरी का इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद 23,200 से रेजिस्टेंस से शुरू हो जाएंगे, 200, 350, 450, 550, 650, 800, इस तरह करके चरणबद्ध तरीके से आप बंधे हुए हो। आप इसको बंधन को तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत शक्ति, बहुत मेहनत, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक सीरीज में नहीं होगा, तो आप लंबा जाएंगे। कल परसों भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैंने आपको चार्ट में बकायदा एक चीज़ दिखाई थी, अगर हम टूटते समय हमको 5 महीने लगे हैं, हम अक्टूबर से लेकर आज फरवरी के बीच में खड़े हैं, हमने अगर बढ़े भी इसी स्पीड से जिस स्पीड से टूटे हैं, तब भी हमको 5 महीने लग जाएंगे उस जगह पहुंचने में, और एक बड़ा समय होता है 5 महीने, आपसे रुका ही नहीं जाएगा। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप यहाँ से सिर्फ 1000 पॉइंट ऊपर निफ्टी कर दो ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो रिटेलर का 70% लॉन्ग खड़ा है ना, ये घट के 60% हो जाएगा। FIs का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रिटेलर्स का लॉन्ग पोजीशंस घट जाएगा। वजह रिटेलर्स को एग्जिट चाहिए, अब बहुत हो गया, वो भी थक चुके हैं यहाँ पे, और रोज रोज अपने पोर्टफोलियोज को देखते हुए। तो आइदर या तो उनको मार दो या तो उनको चला दो, कुछ तो करो। ऐसे बीच में फंसा दिया है चैम्बर में कि वो रोज की रोज दुख ही पाते हैं और बड़ा दुख पा रहे हैं। ठीक है जी, जैसे हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आप 3 प्रिंसिपल को फिर से ना भूलिएगा, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एक्युमुलेशन के स्टांस को रखिए, और तीसरा छोटा मोटा वॉल्यूम रखना, बाय राइट एंड सिट टाइट करके रखना। बस ये पॉइंट से कहने के लिए ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव रहे आज और कल, खासकर निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेडर्स। एक और चीज़ आप फील करते होंगे मार्केट में, इसी के साथ मैं कंप्लीट कर देता हूँ, वो फील करते हैं आप, बहुत वाइल्ड स्विंग्स आते हैं, एक ही 5 ही मिनट के अंदर जुप करके मार्केट ऊपर आता है, 5 ही मिनट के अंदर जुप करके मार्केट नीचे भी चला जाता है। ये वाइल्ड स्विंग्स की आपको आदत डालनी होगी। वजह एक तो 15 का विक्स, दूसरा शैलो मार्केट्स है। शैलो मार्केट्स कहने का मतलब मैं खोखला बाजार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस खोखले बाजार के अंदर FIs का हिस्सा नहीं है। आप गिलास को पूरा भरिए तो पानी नहीं छलकेगा, गिलास को आधा अधूरा भरेंगे तो पानी छलकेगा, 101% छलकेगा। और वैसा ही कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है, क्योंकि पूरा ज्ञान पूरा भरा हुआ नहीं है वॉल्यूम्स के हिसाब से ये। और दूसरा लाइट है ना, बहुत अच्छी सी खबर आए तो एकदम से पागलपन हो जाता है, इसलिए मैंने एक तीसरा प्रिंसिपल आपके लिए जुड़वाया, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। देखते ही 100 पॉइंट को आते ही एग्रेसिव ना हो जाएगा, 100 पॉइंट गिरते डिप्रेसिव ना हो जाएगा, इसलिए इस प्रिंसिपल को भी मैंने आपके साथ जुड़वा दिया। तो मोटा मोटी जो मेरे को इंडेक्स पे निफ्टी पे कहना था, वो मैंने आपको चार्ट, इंडेक्स का ट्रेड कैसे सोचना है, क्या क्या बात समझनी है, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो निफ्टी पर यह नजरिया बाय राइट एंड सिट टाइट, और इसके साथ ही अक्यूमुलेशन का स्टांस जो डिम्पी ने पिछले कुछ दिनों से रखा है वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले हफ्ते की 2% की कमजोरी के बाद सोमवार को अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन कल फिर एक बार नरमी 49,100 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ। डिम्पी, यहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है और रणनीति कैसी बनानी चाहिए? देखिए, कल शॉर्टिंग तो हुई है, और कल मार्केट्स में एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की है कि कल प्रीमियम्स इरोड हुए हैं। ये परसों तक करीब 250 पॉइंट्स का प्रीमियम था बैंक निफ्टी में, कल 100 पॉइंट से ज़्यादा घट गया। तो हुआ क्या है कि भले मार्केट आपको ज़्यादा टूटते हुए नहीं दिखी है, लेकिन फ्यूचर्स टूटे हैं अच्छे से, फ्यूचर्स के लेवल नीचे आए हैं। और आपको निफ्टी का तो प्रीमियम सुन के भी हैरानी होगी कि 10 पॉइंट से कम का प्रीमियम रह गया है निफ्टी का फ्यूचर्स पे, है ना।
तो ये प्रीमियम शेड होने का मतलब होता है कि इच्छा शक्ति कम हो जाना, और प्रीमियम्स हाई होने का मतलब होता है इच्छा शक्ति का वापस से लौटना। तो इच्छा शक्ति थोड़ी सी और कम हुई है, सब लोगों का फील हो रहा है कि नहीं भाई अभी तो समय लगेगा, धीरे धीरे करके फील हो रहा है। इसलिए कल की हमारी पूरी स्टडी इसी चीज़ पे थी कि भाई 5 महीने का माइंडसेट अपने दिमाग को समझा लो कि हम जिस हिसाब से टूटे हैं उसी हिसाब से हम ऊपर आएंगे। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, किरण जानी है, संतोष मीना है। मैं उनको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, इसलिए फटाफट से बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ खत्म करता हूं मैं। पहला, क्योंकि 49,000 के ऊपर ही बंद हुए हो, ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है, ये तो मजबूरी की बात है कि आप 49,000 के ऊपर जाके बंद हुए हो। लेकिन आप 49,000 को अगर बचाए रखते हो और ऊपर से निफ्टी भी 23,000 आ जाए, तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट्स, जो बाजार के लड़ने की स्पिरिट है ना, वो जिंदा है। अगर इसके नीचे जाके हम बंद हो रहे हैं और वो भी बैक टू बैक 22,800 के नीचे बंद हो रहा है, तो फाइटिंग स्पिरिट्स भी खत्म मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको वो ट्रस्ट भी नहीं करना। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर नो ट्रेड जोन मेरे लिए अभी है। मैं या अच्छा, नो ट्रेड कहने का मेरे मतलब है जिनके पास सौदे हैं उनके लिए कोई सौदा नहीं है, ना तो एवरेज का सौदा है, ना ही उनको किसी तरह का और भर भर के कुछ माल लेना है, ना ही यहाँ पे बेचना है, ये पॉइंट भी है। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो तो लकी एनफ है, वो तो इतने लकी हैं कि पूछो मत। अब वो जिस भी लगे पर आ रहे हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ जिनके पास माल नहीं है और जिनको स्विंग करना आता है वो करें। जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, 48,800 का स्टॉप लॉस डाल दो, आप 49,000 पे माल ले लो, ठीक है, 49,300 पे माल भेज दो। ऐसे करके 300-300 रुपये कमाओ, क्योंकि बड़ा पैसा नहीं आएगा, बड़ा पैसा लेवल्स के ब्रेकआउट करने पर ही आएगा और एफआईज की होल्डिंग के साथ ही बनेगा। दोनों चीज़ें एब्सेंट है, रेजिस्टेंस भर भर के हैं और एफआईज की होल्डिंग है नहीं। और हम बात करते हैं कि भाई बैठकें चल रही हैं और ये सब चल रहा है, टैरिफ हो रहा है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके बाजार में जो चीज़ चाहिए वो एब्सेंट है अभी भी। संतोष मीना मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही किरण जानी है। संतोष सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, और किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डबल थैंक यू इसलिए भी क्योंकि आप बड़ी शांति से, शालीनता से बैठ के जो हम बात रख रहे होते हैं उसको भी सुनते हैं। अमूमन आप हमसे ज़्यादा समझते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि आप हमको भी समय दे देते हैं अपनी बात रखने का। संतोष सर, मैं आपसे कर रहा हूँ शुरू। निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपके सामने हमने जो पॉइंट रखे, अगर हम कहीं भी गलत हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है आप उसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या स्टांस होना चाहिए सर। यस डिम्पली, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपने बहुत अच्छे से समराइज किया सभी पॉइंट्स को। हम मार्केट देखें तो पिछले कई दिनों से इसी 22,800 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे में हमको वीकनेस देखने को मिलती है, लेकिन वही जो 22,800 से 700 का बैंड है, वहां से फिर से एक शार्प रिकवरी भी आती है। तो ये मार्केट एक जो क्विक ट्रेडर है उनके लिए है, एक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है बेटर है वो अवॉइड करें इंडेक्स को ट्रेड करना, लेकिन जो छोटे मूव्स पकड़ने में माहिर है, लोअर लेवल से बाइंग करने में या ऊपर से सेलिंग करने में, उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए। तो इंडेक्स पे अवॉइड की सलाह है। जैसे ही निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो वहां पे भी एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जो अभी 49,400 है। अगर 49,400 क्रॉस करता है तो हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 49,800। लेकिन इन केस निफ्टी डिसाइसिवली अगर 22,000 ये 800 के नीचे क्लोज होता है तो फिर रिस्क खुलेगा मार्केट के लिए डाउन साइड का। बट फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। कुछ रखने की सलाह, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड ना करे, ऐसा संतोष जी का कहना है। लेकिन किरण सर भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर गुड मॉर्निंग, आप बताएं आपके मॉर्निंग कॉल्स सबसे पहले कौन से होंगे? सर आपका माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट सेटअप है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा डाइवर्जेंस था मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के, और वो डाइवर्जेंस अभी कम हो सकता है। और ओवरऑल जिस तरह का सेंटिमेंट भी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एरोडेशन हम वैल्यू डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, तो लार्ज कैप कहीं ना कहीं एक सेफ बेट रहेगी वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से भी। और अगर आप उनके टेक्निकल सेटअप देखोगे तो वहां पे भी हमें स्ट्रॉन्ग नजरिया दिख रहा है। तो अशोक लीलैंड हमारा पहला कॉल रहेगा। अशोक लीलैंड का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो वहां पे क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है।
ब्रेकआउट लेवल जो था वो 220 का था। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है। 220 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 240 एक से 2 दिन में टारगेट आ सकता है, और 209 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा अशोक लीलैंड के अंदर। दूसरा जो कॉल है वो बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट के डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। 200 दिन के हालांकि स्टॉक प्राइस अपने नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो यहाँ पे एक बार के लिए हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में 505 510 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 484 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो लो बीटा स्टॉक है बर्जर पेंट एंड अशोक लीलैंड, दोनों लॉन्ग की सलाह रहेगी। और बर्जर पेंट ये दो शेयर हैं किरण जी के रडार पर। 510 रुपए का टारगेट बर्जर पेंट के लिए, और अशोक लेलैंड के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 240 रुपए का। अशोक लेलैंड अच्छे से लोअर लेवल से हम देखने की स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, और ये दो खरीदारी के शेयर आपके लिए, बर्जर और अशोक लेलैंड। संतोष जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं, नजर आपकी कहां पर है? हाँ, ये सब अभिषेक, मेरे जैसे मार्केट हमने देखा कि दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो एक बाई साइड और एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। बाई साइड स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बजाज फाइनेंस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। वैसे भी कुछ सिलेक्टिव लार्ज के पावर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से बजाज फाइनेंस एक काउंटर है जो कंटिन्यूटी अच्छा कर रहा है। हम डेटा भी देखें तो यहाँ पर अच्छा बेस बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करना चाहिए। 8650 का टारगेट रहेगा और 8350 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड मुझे लगता है आज सन फार्मा पे नजर रख रही है। वैसे भी थोड़ा सा फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज भी है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी देखे तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है। ऑप्शन डेटा भी मैं देख रहा था, तो यहाँ पर 1700 के जो पुट राइटर्स से थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सेल करना चाहिए। 1720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1660 रुपए का टारगेट रहेगा। डन। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पे आप ट्रेड भी देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का शेयर बकायदा सर ने दे भी दिया आज आपको ट्रेड करने के लिए, संतोष सर ने। और आज फार्मा पे ही एक खबर भी है, बजाज फाइनेंस पे ही एक नोटिस करने वाला शेयर है। फटाफट से घुमाओ सारे शेयर्स जो भी आपको एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, और उसमें बजाज फाइनेंस भी 8650 है। बजाज फिनसर्व फाइनेंस, दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है, ये भी ट्रेड है। किरण सर ने अशोक लीलैंड पे बारे में भी रिकमेंडेशन दी। आपको पता ही है कि ऑटोज में सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर अशोक लीलैंड है और करीब 40% टूटने के बाद भी टाटा मोटर्स की आजकल कोई बात नहीं कर रहा। बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स में से अगर आपको चुनाव करना हो, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से दोनों अच्छे हो सकते हैं, बट स्विंग के लिहाज से बर्जर पेंट ज़्यादा अच्छा है, और ये फ्यूचर का भी पार्ट है। इसके अंदर पोजीशंस भी बनती है। 510 कल लॉन्ग पोजीशंस बनी, 510 का टारगेट है इसमें, और 484 का इसमें एक स्टॉप लॉस है। सन फार्मा जो संतोष सर अभी आपको ट्रेड बता रहे थे, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 1660 का ट्रेड है और 1720 का स्टॉप लॉस है, जिसमें मैंने कहा कि आज ड्यूटीज़ वाली मामला भी लग के आया हुआ है, इसलिए गैप डाउन हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ट्रेड कीजिएगा। 1660 तक का ही टारगेट है, और उसके बाद इसमें 1720 का एक स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ें। शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि आपको ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर बता पाएं, जिन्हें मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आपके सामने रख पाएं। शरद गुड मॉर्निंग, जिन्हें गुड मॉर्निंग। पहले आपसे शुरू करते हैं शरद, जरा बताइए खबरों वाले शेयर्स। जी बिल्कुल डिम्पी, खबरों वाले शेयर्स के पहले मैं एक थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर दे देता हूं कि जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आई थी ऑटो, फार्मा और आपके सेमीकंडक्टर सेगमेंट में, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन याद रखिए ये इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो नहीं आया है, और देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो सेगमेंट की, खास करके जहाँ पे टैरिफ जो है आपको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लग सकते हैं आपके ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ को लेके। भारत फोर्ज, सोना, BLW, सामिल, GNA, एक्सेल, ये स्टॉक्स है जिन पे जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर भी है, सनसेना इंजीनियरिंग भी है, और थोड़े बहुत स्मॉल कैप कंपनीज़ भी हैं। अब देखा जाए तो ओवरऑल ये कंपनीज़ यूरोप को भी सर्व करती है, US को भी करती है, और जो यूरोप से टैरिफ आ रहा है उनको भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। और याद रखिए टाटा मोटर्स, इस पे भी नज़र रखिएगा। इसके अलावा जो है आप बात करें तो फार्मा के लिए भी जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ है जिनके मैं रेवेन्यू एक्सपोजर बताऊंगा आपको जो बहुत ज़्यादा है US जेनरिक्स को लेके। यहाँ पे देखें तो लगभग DRL, लुपिन, औरोबिंदो, सिप्ला और जाइडस, इन सेगमेंट्स में जो है आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है ज़्यादा एक्सपोजर फार्मा में है। और आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ और नाम आ रहे हैं ऑटो स्पेस से, जैसे कि सोना कॉमस्टार, मदरसन ग्रुप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, जो कि US में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये सारे जो है ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, फुल फ्लेजेड ऑटो कंपनीज़ नहीं है। उसमें सिर्फ टाटा मोटर्स आता है, वहाँ पे लगभग 20 से 22% रेवेन्यू जो है
यूएस से आता है, तो इस पे भी आप नज़र रखिएगा। और आखिर में ऑफ कोर्स पूरी बात हो रही है तो सेमीकंडक्टर सेगमेंट पे भी जो है नज़र रख लीजिएगा, जहाँ पे माइल्ड सेंटिमेंटली नेगेटिव गेन्स के लिए हो सकता है। तो मैंने आपको पूरा ऑटो सेगमेंट का बारे में बता दिया, मैंने आपको पूरा फार्मा सेगमेंट में बता दिया क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और सेमीकंडक्टर में एक हल्का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अभी भी कंट्री स्पेसिफिक कुछ आया नहीं, और एक कंसेप्ट होता है रेसिप्रोकल टैरिफ का, कितना टैरिफ को हर एक देश दे रहा है, तो उसको एक इक्वलिटी के लिए जो है यूएस का मैंडेट लेके चल रहा है। लेकिन अब जो है बाजार की ओर चलते हैं, स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या है, खबरों वाले शेयर्स, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। कैपजेमिनी की जो कमेंट्री आई है यहाँ पे थोड़ी मिक्स लग रही है, किस तरह आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा। लेकिन गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी आज नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सीएलएसए ने कहा कि जो एलएनजी की स्पॉट की कीमत है अगले 6 महीने में तेज़ी संभव है, 21% बढ़ सकता है लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही वेदांता के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। रिपोर्ट्स आ रही है कि जो उनके क्रेडिटर्स की कल अहम बोर्ड मीट हुई थी उसमें लगभग 83% जो वोट है उनके फेवर पे आ गया है कि वो डीमर्जर आगे गो थ्रू कर सकता है। जो थ्रेशोल्ड होता है वो 75% का होता है, और ये रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी 5 भाग में हो जाएगा। ऑफकोर्स एक होल्डिंग कंपनी रहेगी और 4 डिफरेंट कंपनीज रहेंगे, और एक शेयर होल्डर करते हैं तो आपको हर एक कंपनी में एक एक शेयर्स मिलने वाले, मिरर शेयर होल्डिंग होगा। पीएनबी में भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। बोरोड फ्रॉड हुई है 270 करोड़ की इसके, लेकिन हालांकि बैंक ने प्रोविजन बना दी है, बट नेट ये नेगेटिव है। भारतीय एयरटेल कल अहम ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन उसके जो अहम बायर्स सामने आए हैं वो इंक्लूड करते हैं जीक्यूजी पार्टनर्स और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स। आज आपने देखा होगा एफआई के आंकड़े भी बहुत बड़े आए थे, तो ये जो भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील हुआ उसका इम्पैक्ट आया है, इसलिए आज जो है बहुत एलिवेटेड नंबर्स आपको एफआई के इन्फ्लो में देखने मिल रहे हैं। कॉनकॉर की बात करें तो 690 करोड़ का ऑर्डर इनको आया है, और ये जो है गवर्नमेंट की एक पीएसयू कंपनी है वहीं से आया है। और ऑफकोर्स फार्मा सेगमेंट में ओवरऑल नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन इस नेगेटिविटी थोड़ी और बढ़ सकती है इन दो कंपनी के लिए, खासकर कि पिरामल फार्मा के लिए। इनको 6 आपत्तियां आई है यूएसएफडीए द्वारा इनके महाराष्ट्र के प्लांट में, और औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो इनकी आंध्र प्रदेश की प्लांट में जो है 5 आपत्तियां आए हैं, तो ये दोनों ही नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। आखिर में टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे, और बहुत दिनों बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इस कंपनी से आ रहा है, जहाँ पे उनके यूकी प्लांट को जो है अप्रूवल आ गई है स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस सप्लाई करने के लिए पोर्ट तालबोट में, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है टाटा स्टील के लिए। लेकिन ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए, कुछ हमने यूएस ट्रेड की जो ट्रंप टैरिफ की इम्पैक्ट है वो भी हम आपको बताए, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस हैं जो ऑफकोर्स अब नॉन अर्निंग्स वाले ब्रोकरेज पे फोकस करेंगे। थीमेटिक ब्रोकरेजेस आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अपग्रेड्स आ रहे हैं, ये सारे डिटेल्स जो है हमें बताने वाले हैं। जिन्हें बताएं क्या आपको दिख रहा है ब्रोकरेजेस में, क्या स्टैंड आउट चीज़ है। बिल्कुल, कई स्टॉक्स और सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज के दम पे। शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी से, तो HSBC की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग बरकरार है, जो टारगेट प्राइस है वो है 14,000 रुपये का। अभी उनका मानना है कि जो ई विटारा है, जब अब यूरोपियन और चाइनीज़ मॉडल से कंपेयर करते हैं ओवरऑल बेसिस पे, तो उनको लगता है कि एक काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी मारुति सुजुकी के मॉडल में है। इसके अलावा कंपनी अपने EV लॉन्च भी करने जा रहा है, यूरोपियन मार्केट में टारगेट कर रहा है, एक सेगमेंटल अफोर्डेबल सेगमेंट में लॉन्च करने के लिए, तो एक ओवरऑल पॉजिटिव नोट HSBC के द्वारा। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स फोकस में रहेगा। जेफरीज का नोट है, बाय रेटिंग मेंटेन है, और जो टारगेट प्राइस है वो है 1,600 रुपीज़। ओवरऑल उनका एक्सपेक्टेशन है कि 20% प्री सेल्स ग्रोथ कंपनी दिखाएगी, और उसी के साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, ROE होता है, वो भी 21% की तरफ आगे चलकर दिखेगा। इसके अलावा हायर प्राइसिंग और लोअर फाइनेंस कॉस्ट के चलते हमें मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने मिलता है। तो और जो पलावा जो लैंड था एक्विजिशन, वो भी एक अपसाइड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल मैक्रोटेक डेवलपर्स पे काफ़ी पॉजिटिव नोट। इसके अलावा टाटा मोटर्स ये भी रहेगा फोकस में। CLSA की रिपोर्ट है, उन्होंने अपग्रेड किया है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस रेटिंग का, जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 930 रुपये। ओवरऑल जो एडवर्स जो थोड़े कॉशियस नियर टर्म आउटलुक है, उसके चलते उनको लगता है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी कंपनी में एंटर करने के लिए। और वहीं JLR की तरफ देखेंगे, अगर हम उनके वैल्यूएशंस कंपेयर करें हिस्टोरिकल और अभी करंट पे, तो FY27 बेसिस पे 1.2 टाइम्स EV EBITDA रेशियो पे अभी JLR का जो वैल्यूएशन है वो ट्रेड कर रहा है, और जो नॉर्मल एवरेज है वो है 2.5 टाइम्स का। तो एक गैप यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस आइडिया है टाटा मोटर्स पे। इसके अलावा भी सेक्टर्स की तरफ फोकस करेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स फोकस में रहेगा। सिटी की नोट है, उनका मानना है कि जो इम्प्लीकेशंस हमें नज़र आ रहे हैं यूएस की तरफ से जो हो सकते हैं, तो उन्होंने एक अजम्पशन लिया है कि अगर 7% का इम्प्लीकेशन लेट से आता है इंडिया के ऊपर जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस पे, तो EBITDA में इम्पैक्ट जो होगा PI इंडस्ट्रीज़ का वो करीब 12% हो सकता है।
नवीन फ्लोरिन का 5% और SRF पे 4% का इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। इसके अलावा वायर्स एंड केबल्स ये सेक्टर फोकस में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, ओवरऑल उनको लगता है कि जो सेगमेंट का ग्रोथ ड्राइवर है वो अभी भी इंटैक्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी फेवरेबल है। इसके अलावा जो रिसेंट करेक्शन नज़र आ रही है पूरे सेक्टर में, उनका मानना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। पॉलीकैब उनका एक बाय रेटिंग वहाँ पर दिया है, टारगेट प्राइस है 6,510 रुपये। और केईआ इंडस्ट्रीज है दूसरा स्टॉक, वहाँ पे न्यूट्रल स्टांस मेंटेन है और जो टारगेट प्राइस है वो है 3,780 रुपीज़ का। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स और साथ ही आपको खबरों वाले शेयर्स आपको मोटा मोटी पता लग गए हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स में से पहले जरा टाटा मोटर्स की रिपोर्ट लेके आई, जिस पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 930 का वापस से टारगेट है। टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट तो आ गई है बट शेयर तो चल नहीं रहा। संतोष सर, उसकी जगह अशोक लीलैंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को, जो कि उसका पीयर भी है। तो क्या करना चाहिए, इस रिपोर्ट पे ट्रस्ट करें? टाटा मोटर्स है तो वैल्यू बाय, 1100 वाला शेयर मिल रहा है आज की डेट में 600 650 में, ले लें क्या, प्लस कर लें? ये टाटा मोटर की बात करें तो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में, बट ये जो एरिया है मेरे को लगता है जो 650 रुपये के आसपास का है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, इस इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो ये 650 के आसपास एक्यूमुलेशन का जोन है, वहाँ खरीदारी कर सकता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए, जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता तब तक अवॉइड करें। बट एज ए इन्वेस्टर आप इन जोन में थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हो इस काउंटर को। इसके अलावा मेरे को अब राहुल शाह भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राहुल सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक और शेयर भी है, या शेयर मैं बोलूँगा सेगमेंट है पूरा, रियल एस्टेट का इंडेक्स सबसे ज़्यादा टूटने वाले इंडेक्स में से एक बना। आप प्रॉपर्टी मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो किसी तरह के कोई प्राइस कम है ही नहीं, चाहे आप अहमदाबाद में रहें, चाहे आप मुंबई में रहें या दिल्ली NCR में। टेस्ट करना चाहें तो आज ही भले जाके एक बार प्रॉपर्टी के रेट पता कर लीजिए, प्रॉपर्टी के रेट तो कम नहीं है, डिमांड बरकरार है। तो शेयर्स को क्या हो गया, वो तो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बिजनेस का ही, बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। तो शेयर्स को क्या हो गया, शेयर्स की वैल्यूएशन ज़्यादा थी इसलिए सबको करेक्ट होना पड़ा, या शेयर्स के अंदर क्या कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था? ये प्रॉब्लम क्या है, मिसमैच क्यों हो रहा है? जो ग्राउंड चेक है वो तो कह रहा है कि कोई मंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइकिल चल रही है, और प्राइस बता रहे हैं कि इससे बुरा हालत हो नहीं सकती इनकी। जरा आप कैलकुलेट करके बताइए सर। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट के सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर देखे तो कई स्टॉक 30% गिरे हैं, तो कई 40% गिरे हैं, कोई 25% गिरे हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप सभी स्टॉक्स में गिरावट जोरों से देखने को मिली है। और ये आपका मानना भी बहुत ही एकदम सही है कि आप बोलो कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस आप देखो और जाके ग्राउंड लेवल पे बात करो, तो मेरे ख्याल से कहीं भी ये सब प्राइस का आपका कहाँ पे भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। डिमांड मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। अभी स्ट्रीट का क्या मानना है, एक है कि जिस तरह से ग्रोथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा था, सेल्स ग्रोथ, वो शायद से कहीं ना कहीं रुक जाए, ऐसा स्ट्रीट का मानना था। कि ये क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक ठाक ही आए थे, मेजोरिटी ऑफ देम, किसी में को मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में आ सकता है, ऐसा स्ट्रीट का मानना है। तो मेरे ख्याल से अभी क्या हो गया था, वैल्यूएशन काफी स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से भाग चुके थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के सामने, पी रीरेट हो गया था। अभी स्ट्रीट को लग रहा है जिस तरह से बाजार में थोड़ा गिरावट हुआ है, तो लग रहा है कि जो सेल्स ग्रोथ हुए थे हाई एंड सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वहां कम हो सकता है, कि जो 200 करोड़ वाले सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट पे कहीं ना कहीं वहां रोक सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट का मानना है। लेकिन मेरे ख्याल से वहां कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, जिस तरह से हमारी चैनल चेक्स और हमारी भी रिसर्च के कवरेज के जिससे भी जिस तरह से हम बात करते हैं मैनेजमेंट से, तो लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये सेक्टर पूरा आप देख रहे थे लास्ट 2 साल के अंदर, तो सबसे पहले जो सेक्टर टर्न मारा था और जो बाजार में तेजी हुआ था वो रियल एस्टेट स्टॉक्स के। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा मैन वर्सेस बॉयज का। तो जहां जहां भी अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स रिजनेबली वैल्यूड है लार्ज कैप स्पेस के अंदर, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बॉटम फिशिंग यहाँ से की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कह रहे हैं कि मेन वर्सेस बॉयज, यानी कि जहाँ पे अच्छे शेयर्स हैं उनको छांटो, पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अपने फाइनेंशियल लीवरेज में अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर आप इसमें बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका मानना है कि ये बात सच है कि जो ग्राउंड साइकिल है रियल एस्टेट की वो बहुत बढ़िया चल रही है, आफ्टर ऑल बैलेंस शीट्स भी और शेयर्स भी रिएक्ट कर जाएंगे,
ये 3 पॉइंट सर हमने आपके इस पूरे आंसर से समझ लिए हैं। ठीक है जी। इस बीच जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर है। वो कह रहे हैं अभी भी हमारा मेंटेन बाय है और हम 1600 रुपये तक का टारगेट रख रहे हैं। ये जेफरीज की रिपोर्ट 1600 तक का टारगेट है और ये लोढ़ा जो कि हम डेवलपर्स कहते हैं जिसको हम उसका है, और अभी ये शेयर चल रहा है 1162 पे। इसकी भी पिटाई अच्छी खासी हुई है। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स वाली खबर पे भी आता हूँ। राहुल सर, आप तो इसको नोटिस कर ही रहे होंगे। मेरे सहयोगी बता रहे थे कि भाई टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों पे, और उसमें फार्मा और ऑटो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आपका क्या टेक है? आज फार्मा अगर मान लो गैप डाउन करता है तो आप क्या करोगे सर? राहुल सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आई। क्वेश्चन आपने सुना कि मैं वापस बोलूं आपको क्वेश्चन? नहीं, मुझे क्वेश्चन वापस बताइए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम फार्मास्यूटिकल और ऑटो एंसिलरीज पर कुछ टैरिफ लगाएंगे। हालांकि स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका का यूज़ करता है उनको ज़्यादा टैरिफ देने पड़ेंगे। ये कुछ एक रिसर्च हमने निकाल के रखी है कि किस किस कंपनी का कितना कितना एक्सपोजर है। आप इसकी कैलकुलेशंस को कैसे मानते हैं सर? आपको लगता है कि वास्तव में फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से वास्तव में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन क्या स्टेटमेंट है, क्या समझना पड़ेगा, किस तरह से कहाँ तक, कौन से सेगमेंट के अंदर कौन से, ये इम्पोर्टेंट रहेगा समझने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि समझने के बाद ही मैं समझ पाएंगे कि कहाँ ना कहाँ इम्पैक्ट आ सकता है। तो हालांकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया है, तो समझ के फिर मैं आई विल एबल टू आंसर ऑन दिस एंटायर पर्सपेक्टिव ऑन फार्मा। और शेयरों के बारे में बातचीत कर लेते हैं जहां पर खबरें हैं। वेदांता से शुरुआत करना चाहेंगे, और वेदांता के लिए दरअसल कल डिमर्जर को लेकर वोटिंग थी। 83% क्रेडिटर्स ने वोटिंग क्रेडिटर्स की मंजूरी मिली है इस डिमर्जर के लिए। वेदांता कारोबार आपको पता ही होगा कि काफ़ी पहले ऐलान हो गया था कि 5 हिस्सों में बंटने वाला है, और डिमर्जर के लिए 75% क्रेडिटर्स की मंजूरी ज़रूरी थी। वेदांता 418 रुपये का भाव, 1% के आसपास की तेजी हमने देखी है। राहुल जी, वेदांता पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये, और आप क्या सलाह देंगे इसको लेकर? ख्याल से काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि वेदांता के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी जो फाइनल हो गया है कि डीमर्जर जो स्टोरी उनका जो प्ले आउट हो रहा है, और जो उनको जो मंजूरी भी जो मिली है 83% ऑफ द शेयर होल्डर्स की, तो मुझे लग रहा है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगा ये जब एक एक जो हिस्से बटेंगे, और जहाँ पे और कई हिस्से उन्होंने बोले कि जहाँ पे उनका कोर बिजनेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे वो हाइव ऑफ ही करेंगे। तो वो एक मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट प्ले हो सकता है जरूर वेदांता के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से सेटअप है और जिस तरह से हम गिरावट के भी देखे बाजार के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है वेदांता के अंदर, अगर इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है और ये डीमर्ज स्टोरी प्ले आउट करनी है। पर ये व्यू पिरामल फार्मा के लिए नेगेटिव खबर है, और हम परसों के सत्र में हमने देखा था कि एक तेज उछाल आया था, रिबाउंड की कोशिश थी। हालांकि डाउन ट्रेंड में ही शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाव 200 रुपये के नीचे ही फिर से आ गए हैं, लेकिन इनकी यूएस एफडीए की से जो इनके महाराष्ट्र की यूनिट है उसको 6 आपत्तियां मिली हैं। नतीजे भी जो हाल फिलहाल आए थे काफ़ी कमज़ोर आए थे। प्रॉफिट में हमने 50-60% के आसपास की गिरावट देखी थी। पिरामल फार्मा, संतोष जी आप जरा गाइड कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है कि बड़े गैप के साथ ही नीचे खुले। ये क्या करना चाहिए पिरामल फार्मा में? ये सभी चेक, ये स्टॉक की बात करें तो आपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। आज गैप डाउन खुलेगा तो प्रीवियस जो स्विंग लो था करीबन 181 रुपीज के आसपास का, वो देखना होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक के लिए रिस्क खुल जाएगा कि स्टॉक में काफी डीपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। शायद स्टॉक 150 रुपए तक भी स्लिप हो सकता है। लेकिन अगर ये 181-180 का लेवल बचाने में कामयाब हुआ तो एक लोअर लेवल से रिकवरी भी आ सकती है। तो गैप डाउन के बाद उस लेवल को वॉच कीजिए, अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट हो जाइएगा अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन से। पिरामल फार्मा पर व्यू, टाटा मोटर्स को लेकर अच्छी रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट सीएलएसी की आई है। सीएलएसी हम जानते हैं कि अगर जो एफआईज ब्रोकरेज होते हैं काफ़ी इज्जत के साथ हम नाम लेते हैं सीएलएसी का, और रिपोर्ट आती है तो बड़े सीरियसली हम देखते भी हैं। उनका ये कहना है कि कंपनी के वैल्यूएशन सब आकर्षक हैं, और
जेएलआर की जो वैल्यूएशन है वो सामान्य से कम है। भाव जो दिया उन्होंने 930 रुपए का दिया है। 700 रुपए के नीचे के हम भाव देख रहे हैं टाटा मोटर्स के, और ये करीब करीब 1200 रुपए के आसपास गया था, वहां से गिरते गिरते करीब करीब 40% के आसपास शेयर ये करेक्ट हुआ। राहुल जी, टाटा मोटर आज देखिए थोड़ा सा ना ये जेएलआर वाला जो मामला है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट होता है यूएस को, तो थोड़ा सा ऑटो वाले टैरिफ के चलते ये फोकस में रहेगा। लेकिन आपको भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है टाटा मोटर पर और कोई तेजी का सौदा लेना चाहिए, या फिर अभी किसी लेवल का वेट करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से जिस तरह से हमने सेल ऑफ देखा है टाटा मोटर्स के अंदर और जो वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड करते को देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से यू कांट गो रॉन्ग। 7 टाइम अर्निंग पे आपको मिल रहा है, और मेरे ख्याल से जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो फैक्टर हो चुके हैं अंदर। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक में जो लॉन्च, ईवीज में लॉन्च है, मेरे ख्याल से स्लोली एंड स्टेडी जो बिल्टअप है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से डाउनसाइड डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड है टाटा मोटर्स के अंदर। हमने देखा है कई बार शेयरों के अंदर क्या होता है, एक बार होता है जो गिरावट के बार होता है एक वैल्यूएशन कंफर्ट, तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली आ गया है। तो मेरे हिसाब से अभी जो भी कुछ आना है तो अपसाइड ही है, और एक बाजार ने भी कम कर दिया है, जो बाजार गिरा है तो इसमें भी गिरावट आती हुई देखिए। तो माई सेंसेस के रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ऑटो में मेरे ख्याल से डेफिनेटली एलोकेशन सस्ता है, और ये स्टॉक एलोकेशन डेफिनेटली पोर्टफोलियो के अंदर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 20 से 25% यहाँ से इजीली अपसाइड देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर्स को। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो 20 से 25% के अपसाइड के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो जो लक्ष्य सीएलएसए ने दिया है उसके साथ ही राहुल जी भी जा रहे हैं। कंटेनर कॉर्प इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। रेलवे मंत्रालय से 687 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन शेयर में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे 30-35% का वेल्थ इरोजन यहाँ पर भी हो गया। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो रेलवे पावर वाले शेयर है ना, वो काफी ज्यादा पिटाई के शिकार हुए हैं। भारतीय एयरटेल को जरा लेकर आइए। कल हमने थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखा, और कल ब्लॉक डील थी 8,500 करोड़ की, और निवेशकों के नाम आए हैं। इस ब्लॉक डील में जीक्यूजी पार्टनर ने स्टेक लिया है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने हिस्सेदारी खरीदी है, और चार्ट्स के लिहाज से भी हमने पिछले हफ्ते में देखा है कि लगातार ये शेयर रेकमेंड हो रहा था। संतोष जी, आप भारतीय एयरटेल का जरा चार्ट देख के बताइए, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं और क्या इसमें खरीदारी करनी है? लास्ट वीक मैंने भी रिकमेंड किया था इस स्टॉक को, लेकिन उतना चला नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हो सकता है मार्केट को सेंस था कि एक ब्लॉक डील होने वाली है। अब ये ब्लॉक डील का ओवरहैंग खत्म हो गया, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से बाइंग बनती है, स्टॉक चलने के लिए तैयार है, कंसोलिडेशन एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज से बाहर आने के लिए तैयार है। तो आप चाहे तो कल का लो जो 1655 का है उसका स्टॉप लॉस लगाकर एक बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक चला तो मुझे लगता है जो पुराने स्विंग हाई थे करीबन 1775 रुपए के आसपास के, वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। 1750-75 के लेवल्स आपको भारतीय एयरटेल में आ सकते हैं, एक मौका आपके लिए बन सकता है। गुजरात गैस पेट्रोनेट एलएनजी आज ये फोकस में रहेंगे। एलएनजी की स्पॉट कीमतों में अगले 6 महीने में तेजी संभव है, और स्पॉट कीमतें 21% बढ़ सकती हैं, सीएलएसए का ये कहना है। तो आज ये फोकस में रहेगा। कल हमने देखा था कि एमजीएल में और गेल में भी कल गैस वाले जो शेयर थे थोड़ी सी गर्मी दिखा रहे थे, और उनको लेकर एक ट्रिगर ये भी था कि बीएमसी का क्या आदेश आया था कि 8 जुलाई तक जितने भी ढाबे हैं, ईटरीज हैं, बेकरीज हैं, सब क्लीन फ्यूल की तरफ चले जाए। तो लोग जोड़ के देखने लगे कि शायद उनको थोड़ा सा उसका फायदा मिले। एमजीएल पर किरण जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एमजीएल में आप फर्दर तेजी देख रहे हैं, मौका बनेगा इसमें? सो एमजीएल की अगर हम बात करें तो एक ब्रेकआउट फिजल आउट देखा था हमने 1900 के लेवल के आसपास। वहां से स्टॉक में एक भारी गिरावट आई 1100 के आसपास की। हमने देखा कि बॉटम बना है। अब स्टॉक कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक जो रेक्टेंगल पैटर्न थी 1300 के आसपास का उसका ब्रेकआउट लेवल है। 1300 के पास जब उसने क्रॉस किया तो 1400 तक का एक रिबाउंड भी हमने देखा था। वापस स्टॉक 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम वाइज देखोगे तो लास्ट 3 दिन से लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एमजीएल के अंदर हमें लॉन्ग कर रहना चाहिए। 1300 के ऊपर जब तक सस्टेन है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1280 का मेंटेन कीजिए। अगर नीचे में 1280 ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये 1400 तक जाने की गुंजाइश सकता है। तो डेफिनेटली एमजीएल 1300 के ऊपर अगर ओपन होता है तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1300 रुपए के ऊपर ओपन होता है तो आपको लॉन्ग करने की सलाह है। 1300 रुपए के ऊपर ही कल की क्लोजिंग मिली है, करीब 2% के आसपास की तेजी हमने देखी।
फार्मा शेयर आज फोकस में रहेंगे। वजह साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि फार्मा कंपनीज का अमेरिका को एक्सपोर्ट कितना है, कंपनी स्पेसिफिक अगर हम आय की बात करें वो कितनी है, अमेरिका में उनके प्लांट्स किस तरह के हैं। तो थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, निश्चित तौर पर इसको थोड़ा हम समझने की, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं, तमाम आंकड़े लेकर, आंकड़े खंगाल कर हम कहेंगे, क्योंकि चीज़ों को ना एक एक करके गुत्थी को सुलझाना थोड़ा ज़रूरी था। वरुण बताइए, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, आय कितनी आ रही है फार्मा इंडस्ट्री की, टोटल एक्सपोर्ट जो कर रही है फार्मा कंपनीज, उसमें यूएस का शेयर कितना है, ये सारी चीज़ें ज़रा रखिए आप सामने। डेफिनेटली। तो देखिए अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम फार्मा पे और ऑटो पे टैरिफ जो है वो लगाएंगे और 25% के आसपास लगाएंगे, उसके बाद 1 साल बाद जो है इसको बढ़ाएंगे भी, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने दी है। हालांकि ये बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडियन फार्मा या इंडियन ऑटो कंपनीज पे लगाएंगे, तो ये ग्लोबली उन्होंने कहा है। अब वो कहाँ लगाएंगे टैरिफ, ये तो वही जाने, और शायद लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि हो सकता है चाइना पे लगे, तो वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनका कहना है कि 2 अप्रैल से जो है वो टैरिफ लगाने की बात उन्होंने की है। तो लेट्स सी कि किस पे टैरिफ लगाते हैं। लेकिन भारतीय कंपनी का एक्सपोजर आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो जेनरिक दवाएँ हैं यूएस में वो भारत से जाती है। करीब 47% के आसपास की जो यूएस में जेनरिक दवाएँ हैं वो भारत से जाती है। तो यूएस का भारत पे जेनरिक दवाओं के लेकर डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, जो यूएस इंपोर्ट करता है उसमें करीब 15% के आसपास की बायोसिमिलर दवाएं जो है वो ये भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो बायोसिमिलर और जेनरिक्स, इस पे यूएस का काफ़ी डिपेंडेंस है इंडिया फार्मा कंपनीज पे। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि आपने कहा कि यूएस के बाहर इंडिया में कितने प्लांट है, तो यूएस के बाहर अगर आप देखेंगे तो जो एफडीए के मान्यता वाले प्लांट है सबसे ज़्यादा भारत में है। तो इंडिया अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर के लिए यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत से अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो FY24 में करीब $27.8 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो भारतीय कंपनियों ने किया था, और इसमें से 31% का आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में किया था। यानी कि हमारी कंपनियां अभी सबसे ज़्यादा अगर कहीं एक्सपोर्ट करती है तो वो यूएस के मार्केट्स में करती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस, जो बायोसिमिलर है, करीब 74% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो तो इन्हीं प्रोडक्ट्स का होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट इम्पैक्ट होंगे तो वो ये प्रोडक्ट होंगे। कंपनी अगर मैं बात करूं तो जाइडस लाइफ कुल आय का 47% जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 46% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है कुल आय का ये करते हैं। लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये दरअसल अगर आप देखेंगे तो यूएस में बड़ा एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा ग्लेनमार्क, अजेंडा, ऑर्बिंदो, टोरेंट फार्मा, ये तमाम वो कंपनी है जिनका एक्सपोजर करीब 10 से 20% के आसपास का है। लेकिन फिर से मैं एक बात कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि बैन या फिर जो इम्पोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, टैरिफ जो है वो किस पे लगाएंगे। क्योंकि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर यहाँ से उन्होंने टैरिफ चाइना पे लगा दिया और बाकी किसी पे नहीं लगाया तो हो सकता है इंडियन कंपनीज को इसका बेनिफिट भी हो, खासकर जेनरिक कंपनीज को, सीडीएमओ कंपनीज को। तो इस पे नज़र रखेगा, कुछ देर में मार्केट खुल जाएगा तो इसका वर्डिक्ट दे देगा कि फार्मा पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन हाँ, ये वो फार्मा कंपनीज है जिनका एक्सपोर्ट बड़ा है यूएस में, तो इन पर आप खास नज़र रखिएगा। ठीक है, तो एक रिसर्च तो ऑलरेडी हमने करके रख दी आपके सामने कि किन किन कंपनीज का कितना कितना एक्सपोजर है। थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से ओपन एंडेड थीम को बोल के चले जाते हैं और बाद में पूरा देश और पूरा विश्व उसको कैलकुलेशन में डालता रहता है कि अच्छा ये होगा, अच्छा ये होगा, अच्छा ये होगा, अच्छा वो नहीं, अच्छा ये होगा। ठीक है, ये हम तो छोड़ दो, इन्वेस्टर्स भी छोड़ दो, देश के प्रेसिडेंट यूक्रेन को भी नहीं पता कि रशिया और यूएस बैठ के मेरा क्या भविष्य तय करेंगे। बताइए, जो युद्ध लड़ रहा है उसको ही नहीं पता कि मेरे लिए क्या सेटलमेंट का मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको इनवाइट ही नहीं किया गया। तो ये अभी ओपन एंडेड हम छोड़ते हैं, देखते हैं क्या। बट हाँ, पूरी रिसर्च आपको अच्छे से वरुण ने आपको करके दिखाई है। ये इसके लिए मैं वरुण को थोड़ा थैंक यू भी बोलूँगा कि टाइमली आपके पास रिसर्च आ गई सारी। तो इस लिंक को मैं डिजिटल टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे और जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे डाल दे, रिसर्च डाल दे। उसका इम्पैक्ट जो होगा वो तो मार्केट अपने आप से कैलकुलेट करके दिखा ही देगा। बट एनी हाउ, कुछ स्टॉक्स और पता कर लेते हैं, फिर नवरत्न शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। कल के सेशन के अंदर जो शेयर्स बढ़िया चले, या मैं बोलूँगा जिनके अंदर थोड़ा मोमेंटम वापस आया, वो शेयर आपके सामने रखता हूँ। उसमें एक IT कंपनी शामिल थी। परसिस्टेंट की कल की क्लोजिंग ठीक थी। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए संतोष सर, परसिस्टेंट आज क्या करना चाहिए इसमें?
यस जी, भी कल बहुत सारे आईटी स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिखाया था। परसिस्टेंट सिस्टम की भी बात करें तो एक अपने अच्छे सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया। मुझे लगता है तो ये तेजी थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। आपको 5900 से 6000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 5740 का स्टॉप लॉस लगाकर। दूसरा शेयर जो कल मार्केट के अंदर एक्टिव था वो था एक Naukri.com, हालांकि बिना वॉल्यूम के था, फिर भी एक बार दिखा दो। 7500 के आसपास का शेयर होगा नौकरी। एक बार इस पे भी आपके रिकमेंडेशन किरण सर, इसको जरा आप देखेंगे नौकरी। सो ओवरऑल नौकरी का अगर आप चार्ट देखें तो जिस तरह से रिसेंटली एक करेक्शन आया था, करेक्शंस के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में मोमेंटम इंडिकेटर ने भी बुलिश जोन में से न्यूट्रल जोन में आ चुका है। तो जब तक ये अब 7300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करना चाहिए। अगर 7300 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस के ऊपर में वापस हम 8000 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप में लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। राहुल सर, मेरे को पता है आपको थोड़ा जाना है और आपको काम भी है, मार्केट्स भी खुलने वाला है। चलते चलते बस एक काम करके आप जा सकते हैं। इस पूरी भीड़ भाड़ शोर शराबे के अंदर कि बाज़ार गिर रहा है, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ये कर दो, वो कर दो, लोग अपनी मुश्किलों से इतने मुश्किल है ऊपर से और ये क्योस हो जाता है मार्केट के अंदर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक शेयर का नाम आप बता सकते हैं अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है। मैं राहुल शाह के नाम पे वो शेयर ले लूँगा अपने पोर्टफोलियो में, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके इंटेलिजेंस पे। तो मेरे ख्याल से देखो, बाजार में दो तीन चीज हो रही है, तो आई जस्ट सम अप विद दैट। एक है आपका जहां पे सेल ऑफ हो रही है, तो जहां वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से गिरावट देखने को मिली है। और ये क्वार्टर के अंदर जो है जहां पे नतीजे आए, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक वेरी फ्यू लार्ज कैप्स नेम्स के अंदर नतीजे ठीक ठाक आए। और मेरे ख्याल से उसमें से जो हमें पसंद है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट लार्ज कैप्स में रहेगा और लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स में भी रहेगा। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कंफर्ट बैंक्स के अंदर आना चाहिए, प्राइवेट्स और पीएसयू में। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। एसबीआई पे आपका कॉन्फिडेंस है, 720 रुपये में मिलेगा। आप चाहें तो राहुल सर की अपनी स्टडी है इस पर, उन पे कॉन्फिडेंस रखते हुए एसबीआई अपने पोर्टफोलियो में डालिए। और वैसे भी जब भी मार्केट के अंदर आए तो पहला स्टांस ही बड़े शेयरों के साथ होना ही चाहिए। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आज आपसे वापस मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, नवरत्न शेयर भी हमारा तैयार हो रहे हैं और नवरत्न शेयर के लिए शरद के पास हमको चलना होगा ताकि आपको 9 शेयरों का पूरा एक डिटेल स्टडी आपको बता पाएँ। तैयार है प्रोड्यूसर साहब, तो जा सके या फिर एक क्वेश्चन और पूछ लें? ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन और पता कर लेते हैं। संतोष सर, कल मैं एक मंदी वाला शेयर चेक कर रहा था, एनबीसीसी, ये तो उभरने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसमें तो कोई सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। और कल की भी शॉर्टिंग एग्रेसिव थी, प्राइस भी गया और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा था। ये कितना और जाएगा सर नीचे एनबीसीसी? यस जिन पे एक तो पीएसयू और दूसरा रियल एस्टेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस स्टॉक में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कल एक ब्रेकडाउन भी आया है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है 78 रुपीज के आसपास का, तो प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। जिसका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल आ रहा है 70 रुपीज तक का आ रहा है, तो मुझे लगता है कि स्पेस है और डाउन साइड की, तो अभी खरीदारी के लिए तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर कोई शॉर्टिंग के लिए मौके ढूंढना चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकता है। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 81 रुपीज का, ऑन द डाउन साइड 70 रुपीज तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। टेकन है सर एनबीसीसी। आपने कहा ना कि एक तो रियल एस्टेट का काउंटर है और दूसरा सरकारी है। सर एक और प्रॉब्लम भी इनके साथ जुड़ गई है, अब ये डेरिवेटिव्स के काउंटर्स भी हैं। इससे पहले तक किसी तरह से बचे रहते थे सर्किट्स के जाल से, अब ये तो डेरिवेटिव्स के काउंटर्स हो गए। यहाँ पे अच्छे से हेजिंग हो जाती है और लोग शॉर्ट्स भी अच्छे खोलते हैं। और ये तो बड़ा ही बुरा हुआ उन शेयर्स के साथ जो नए 45 शेयर्स एफ&ओ के अंदर आ गए और बाजार गिरना शुरू हुआ, उनकी तो और पिटाई हुई है। मैं एक रिसर्च आपको करके बताऊँगा, 1-2 दिन का मेरे को टाइम दीजिएगा। जो 45 शेयर्स नए आए हैं ना डेरिवेटिव्स में, उनकी एक लिस्ट है मेरे पास, तो मैं एक्सेल पे चेक करके आपको बता दूंगा कि वो कितने शेयर कौन से ज़्यादा कितने टूटे और उसमें सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर क्या था, और उसके पीछे की स्टडी भी थोड़ी करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, इस बीच अपने सहयोगी शरद को जोड़ लेते हैं ताकि वो 9 रत्न शेयर, यानी कि अभी तक के 9 इंपॉर्टेंट शेयर, खबर के, ब्रोकरेज के, अर्निंग्स के, रिपोर्ट्स के, वड़ावर जैसे भी हो, वो कंपाइल करके लेके आए आपके लिए। बताइए शरद।
बिल्कुल सबसे पहले आईटी स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे इम्पैक्ट जो है थोड़े मिले जुले हो सकते हैं। कैपजेमिनी के नतीजे जो है ट्रेडिंग आवर्स में स्टॉक 10% गिर गया, लेकिन जो उनकी कमेंट्री आ रही है खास करके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लेके, उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। बट हाँ, BFSI सेगमेंट और नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव रीड थ्रू ज़रूर आ रही है, ब्रोकरेज कह रहे हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी पॉजिटिव रीड थ्रू आईटी स्टॉक्स के लिए देखने मिल सकता है। इसके अलावा गुजरात गैस, पेट्रोनेट LNG हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। इस स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। CLSA की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्पॉट LNG प्राइजेज है वो लगभग 21% बढ़ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और उसके अलावा ऑफकोर्स वेदांता पे भी फोकस रखेंगे। यहाँ पे डीमर्जर की जो है न्यूज़ आई है और यहाँ पे 83% क्रेडिटर्स की मंजूरी मिल सकती है इस सेगमेंट में। PNB हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। बहुत जो फ्रॉड हो रही है 270 करोड़ रुपए का, उसका वो NPA जो है घोषित हो गया है, प्रोविजन करने वाली है कंपनी, नेगेटिव है। भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील हुआ था, इस पे बात करें तो यहाँ पे दो अहम बायर्स आ रहे हैं, GQG और फिडेलिटी। इसके कारण आप FI के आंकड़े भी देखे होंगे आज बड़े होंगे। कॉनकॉर की बात करें तो लगभग 700 करोड़ का ऑर्डर इनको आ चुका है ब्रेथवाइट के साथ, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की कंपनी है। फिर अमर फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे इनको 6 ऑब्जर्वेशंस आई है फॉर्म 483 की इनकी महाराष्ट्र का प्लांट में, और औरबिंदो फार्मा को भी 5 ऑब्जर्वेशन आया है इनके आंध्र प्रदेश के प्लांट में, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों ही नेगेटिव स्टॉक्स हैं फार्मा के लिए। और इसके अलावा टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे UK प्लांट को अप्रूवल आ गई है आर्क को जो है सप्लाई करने के लिए, आर्क फर्नेस के लिए। वही TVS मोटर्स पर भी नज़र रखेगा। यहाँ पे मैक्वारी ने मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, टारगेट प्राइस 2904 का रखा है। और ऑफकोर्स जेफरीज ने भी इसको वन ऑफ द टॉप पिक्स बताया है। 2 व्हीलर डेटा जो आ गया था मिड लेवल्स पे फरवरी के। बिग बोल्ड ब्रोकरेज टाटा मोटर्स रहेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड इन्होंने किया, हाई कन्विक्शन कर दिया है। आउट परफॉर्म से पहले आउट परफॉर्म था, टारगेट प्राइस है 930 रुपये। और अब जो नियर टर्म आउटलुक है, जिस तरह करेक्शन आया है वहाँ पे वैल्यूएशंस फेवरेबल हो गए हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। 9 के 9 शेयर आपने बता दिए। लास्ट वाला शेयर काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। टाटा मोटर्स CLSA की रिपोर्ट आ गई है आज 930 की। तो इनिशिएशन तो आप भी देख सकते हैं, इसी रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, गूगल वगैरह करेंगे तो आपको दाएं बाएं करके मिल ही जाएगी। तो ये अच्छी रिपोर्ट है, मैंने इसका फ्रंट पेज पढ़ा है तो मेरे को तो ठीक लगी, तो मेरे को शेयर भी ठीक लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके सामने है। खैर एनी हाउ 9-8 हो चुके हैं, फ्रीज हो गए हैं लेवल्स, वो लेवल्स भी दिखाता हूँ। और आज आपको क्योंकि मार्केट्स ओपनिंग हो रही है उससे पहले एक शुभकामना, एक बधाई भी देना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज की आज जयंती है, तो हम सबके प्रेरणा स्तोत्र तो हैं ही। जय भवानी के नाम के जो नारे लगते थे एक समय पर, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो शिवाजी महाराज को बहुत करीबी से फील करते हैं, क्योंकि पूरा मराठवाड़ा उनका ही एरिया था और उन्होंने मुगलों को आने तक नहीं दिया। एक समय ऐसा था जब पूरा नॉर्थ मुगलों से घिर चुका था, लेकिन शिवाजी महाराज ने पूरे मराठवाड़ा को बचा के रखा। ना केवल शिवाजी महाराज बल्कि उनकी जो और लेगेसी रही, उन सब ने भी, संभाजी महाराज ने भी पूरी तरह से बचा के रखा। आजकल एक नई मूवी आई है छावा, आपने देखी होगी वो मूवी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली मूवी है। और जिन्होंने नहीं देखी उनको ज़रूर देखनी चाहिए, अपने अतीत को बहुत अच्छे से पहचानना चाहिए। तो इसलिए शिवाजी महाराज की जयंती के साथ आज हम थोड़ा कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ में आपको 3 मिनट रह गए, एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, फिर बाद में रिसर्च का मौका मिला ना मिले। एक हमने कुंभ और मार्केट्स का कोरिलेशन ढूंढा। हालांकि रिपोर्ट थी, सैमको की रिपोर्ट थी, मैंने तो कल ही पढ़ी और मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को लगा मेरे को आपको भी दिखा देनी चाहिए। तो ये बात हमने आपके स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। कुंभ मेला वर्सेस सेंसेक्स है, ये एक रिपोर्ट का एक पेज है, और इसके अंदर आप अगर ये देखेंगे ना, ड्यूरिंग द कुंभ, जहाँ पे एवरेज गेन लिखा है वो -3.4% है। ये मैंने 2004 से कुंभ से लिया, यानी कि पिछले 20 साल का कुंभ का है। 2004, 10, 13, 15, 16, 21, 25 ये सब डेट्स हैं कहाँ कहाँ पे हुआ। और अगर आप वैसे रिटर्न देख रहे हैं ड्यूरिंग द कुंभ, तो अमूमन नेगेटिव रिटर्न मिला। एक बार भी कुंभ का ऐसा मौका नहीं आया जहां पर आपको पॉजिटिव रिटर्न आया। 2004 का कुंभ 3%, 2010 का कुंभ 1%, 2000 प्रयागराज का कुंभ जब पहले हुआ था तब भी 1.25%, 8% नासिक के, 2% उज्जैन वाले में, हरिद्वार वाले में भी 4%, और फिर से प्रयागराज में पूर्ण कुंभ है, तो इस बार भी मार्केट नेगेटिव है। यानी कि कुंभ और मार्केट ऑलमोस्ट कोरिलेटेड
अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगली रिपोर्ट में, अगले ही पेज पे आपको ये भी दिख जाएगा कि जो पोस्ट कुंभ होता है उसके 6 महीने बाद मार्केट्स बहुत बढ़िया रिटर्न देता है और एवरेज रिटर्न इज 8%। 8% इज एवरेज रिटर्न। इसलिए जो हम कल आपकी थ्योरी के सामने रखना चाह रहे थे कि बाजार थोड़ा समय लेगा और बहुत बढ़िया से आपको मूवमेंट दे सकता है, ये उसी थ्योरी की तरफ भी हिंट करता है कि ड्यूरिंग द कुंभ आप नेगेटिव हैं लेकिन पोस्ट द कुंभ आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो फिलहाल एक्यूमुलेशन के स्टांस को ना भूलिएगा। ये गिरावट कई बार बड़े रिटर्न्स का न्योता भी है जो आपको खूब अच्छे से मानना और देखना चाहिए। लेवल्स फ्रीज हैं तो पहले मैं आपको जरा लेवल्स ही दिखा देता हूँ कौन कौन से शेयर्स आज मार्केट के अंदर गैप डाउन या गैप अप हो रहे हैं। पहले मैं टॉप 50 काउंटर्स में आता हूँ। मेरे को इंटरेस्ट आज फार्मास्यूटिकल्स की गिरावट को चेक करने का है कि वो कितने आएंगे। डॉक्टर रेड्डीज इकलौता भी ऐसा शेयर दिख रहा है मेरे को जो 2.5% के आसपास गैप डाउन करेगा। सन फार्मा, सिप्ला भी है लेकिन उनकी गिरावट करीब करीब 2% के आसपास आके रुकी है। तो अगर मैं इस बात को मान के चलूँ और एक टैरिफ वाले वॉर को भी लेके चलूँ तो ये प्रामा फेसी गैप डाउन इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। आप कोई भी शेयर और फायर करेंगे तो इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर हल्का सा फ्लैट है, भारतीय एयरटेल में डील लगी है तो वो भी आपको हल्का सा फ्लैट दिखेगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी शेयर मेरे को नहीं दिख रहा जिसमें हरा निशान बड़े लेवल्स पे आपको दिखे। दूसरा टाटा एलेक्सी, पतंजलि कंटेनर कॉरपोरेशन, ये भी हल्के हल्के हरे निशान में शेयर्स खुलेंगे। आई रिपीट, टाटा एलेक्सी, पतंजलि और कंटेनर कॉरपोरेशन। फार्मास्यूटिकल्स में जो और शेयर्स हैं जहाँ पे गिरावट थोड़ी ज़्यादा है वो मिड कैप कैटेगरी में गिरते हैं, वह औरोबिंदो फार्मा, जायडस लाइफ साइंसेज और ल्यूपिन। इनमें भी गिरावट 2 से 3% के आसपास की है। बाजार खुलने को है, 40 सेकंड्स बाद मार्केट खुल जाएगा। और अगर आप मिड कैप कैटेगरी भी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर एक और सरकारी कंपनी ITI जो करीब 60% से ज़्यादा टूट चुकी है, करीब हाँ, उसके अंदर आज फिर से 3% का कट लगेगा और नहीं तो आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ज़्यादा दिखेंगी। इस पूरी प्रोसेस में मैंने ऑटो के शेयर्स नहीं देखे, ना ही मेरे को ऑटोस को लेकर कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है और बस एक फार्मा वाला इमीडिएट रिएक्शन है। मेरे को ऐसा लगता है जो कि इनका नेचर डिफेंसिव है शायद वो भी अपने आप में मैनेज हो जाएगा। बेल रिंग होने को है, प्रिपेयर हो जाइएगा मार्केट की ओपनिंग के लिए और वो आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो रहे हैं। तो मार्केट्स की ओपनिंग हुई, मार्केट के अंदर पहला पॉइंट जो बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं वो करीब 190 पॉइंट का आपको दिखेगा और साथ ही निफ्टी के अंदर भी जो गिरावट है वो करीब अभी 50 पॉइंट से ज़्यादा की आपको गिरावट दिख रही है। अब तो करीब 118 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर प्रेशर तो है बॉस। कल का जो गेन भी था वो भी जो पुल बैक था उसको भी हमने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखी और आज 250 पॉइंट तोड़ दिया। इंडिया विक्स करीब 2% ऊपर। बड़े शेयर्स पहले स्क्रीन पे ले आइए फिर हम बातचीत करते हैं। लेवल्स बचाने हैं तो देखो एक लेवल बैंक निफ्टी ने डैमेज कर दिया, वो था 49,000 को, वो गवा दिया अपना। इसके पास 48,800 और उसके पास 22,800 यानी कि 22,800 दोनों के लेवल्स बचे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरे को कोई एग्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये मैं मार्केट का एक हिस्सा और चर्निंग का पार्ट मानता हूँ। बड़े शेयर स्क्रीन पर फटाफट से दिखाते जाओ। पहला होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 6 रुपये नीचे, दूसरा HDFC बैंक 8 रुपये नीचे, तीसरा होगा TCS इन्फोसिस, वहाँ से भी कोई खास बड़ा पुल बैक नहीं है और पाँचवा और छठा शेयर होगा HUL और L&T। फटाफट से फायर करो प्रोड्यूसर साहब। HUL, L&T, TCS इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको इस समय बचाने में या इस दलदल से निकालने में असमर्थ है, उनके पास शक्ति दम नहीं है। दूसरा, इंडिया विक्स स्लाइटली बढ़ा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो 5 मिनट के बाद देखना, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। डिक्लाइंस के अंदर आपको 1300 शेयर अभी दिख रहे हैं, टोटल NSE के शेयर्स हैं ये, इसमें F&O का सेग्रीगेशन नहीं किया, ये कंबाइंड होता है, ठीक है। तो 1300 शेयर इसमें एंड डिक्लाइंस के अंदर आपको दिख रहे होंगे। तो ये रेशियो काफ़ी ख़राब है, इसको ठीक करना होगा। देखते देखते 120 पॉइंट निफ्टी ने खो दिए, कल 14 पॉइंट्स खोए थे और मैंने कल भी आपसे ये बात रखी थी कि जितना आप 23,000 के नीचे बंद करोगे आपके लिए प्रॉब्लम उतनी आएगी। हर दिन की यही कहानी, बाजार को गिरना है, सुबह उठो बाजार पिटता हुआ देखो फिर सो जाओ, सुबह उठो बाजार पिटता हुआ देखो और फिर सो जाओ, कुछ ऐसा ही है। और ये उम्मीद के साथ आओ
कि आज का दिन भी निकल गया, कल तो बाजार में तेज़ी आई जाएगी, बाजार बहुत टूटा हुआ है। यही उम्मीद आपके लिए फसन का कारण भी है। इसलिए 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना। आई रिपीट, एग्रेशन, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एकोमुलेशन का स्टांस, और तीसरा, अभी कोई हेस्टी डिसीजन या वॉल्यूम्स वगैरह भर के ना लो आप। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और काउंटर्स पे जो आज मार्केट के टॉप लूजर्स या गेनर्स में शामिल हो रहे हैं। पहले जरा लेके आइए कुछ मिड कैप काउंटर्स को और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जिलेट के अंदर आज अच्छी बढ़त है, ये भी दिखाओ स्क्रीन पर। जिलेट के अंदर आज 3% तक की मजबूती है। RVNL भी आज 2% ऊपर है। इसके अलावा डाटा पैटर्न्स 2% ऊपर, रेडिंगटन करीब 2.5% ऊपर है। ये शेयर्स नोटिस करवाओ। ये शेयर इसलिए नोटिस कराओ क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप के हिस्से हैं, और परसेंटेज में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखोगे तो ज़्यादा नहीं गिरे। इसका मतलब ये है कि आज जो इंडेक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है और फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की वेटेज की वजह से टूट रही है, और वो करीब 3% भी नीचे है। लिमिटेड स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फार्मा के थोड़ी देर बाद फायर करवाऊंगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। आज जो सबसे ज़्यादा टूटा वो औरबिंदो फार्मा है। एक्सपोजर वाली प्लेट भी आपको बार बार हम दिखाते रहेंगे कि किसका कितना एक्सपोजर यूएस के अंदर है, ध्यान रखिएगा। वरुण भी हमको यही बात बता के गए कि स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं बोला गया अभी, लेकिन ये मान के चलते हैं कि शायद इंडिया भी इसमें शामिल होगा। जाइडस लाइफ साइंसेस, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये वही शेयर्स हैं जो आज सबसे ज़्यादा पिटे हैं। ये भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेरे को खास दिख नहीं रहा। टाटा मोटर्स पे जो CLSA की रिपोर्ट आई है और शेयर्स को 1% भी ऊपर नहीं ला पाई है। आप देखिए दबाव इतना ज़्यादा है कि 40% टूटने के बाद, CLSA की रिपोर्ट आने के बाद, 930 का टारगेट आने के बाद टाटा मोटर्स में कितने रुपए की बढ़त है? मात्र 5 रुपये की बढ़त है। थोड़ा सा बी अवेयर, सावधान होकर काम कीजिएगा और एकदम से कूदना नहीं है बाजार के अंदर। 1 मिनट के लिए जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखा दीजिए। अब वो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि बाजार अगर अपने आप को यहाँ से ज़्यादा ख़राब नहीं करता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी भी हमने 16 का आंकड़ा विक्स का पार किया नहीं और विक्स थोड़ा सा घटा है। 2.5% होने के बाद अभी थोड़ा सा नीचे आया है, जिससे बाजार को कुशन दे रहा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, पुट बाइंग नहीं है। पुट बाइंग का मतलब होता है मंदी और नहीं देखी जा रही, कॉल राइटिंग का मतलब है कि बाजार चलेगा नहीं। ध्यान देना, गौर से मैंने बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। पुट राइटिंग नहीं, पुट की बाइंग नहीं हो रही है, बल्कि कॉल्स की राइटिंग हो रही है। कॉल्स की राइटिंग का मतलब बाजार नहीं चलेगा इसलिए इसका माल बेच दो, लेकिन क्या बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाएगा ये कॉन्फिडेंस भी मेरे को नहीं आ रहा, इसलिए मैं पुट को बाय नहीं कर रहा, कॉल राइटिंग से ही पैसा बना रहा हूँ। इसलिए जिनको राइटिंग करनी आती है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं। ये कुछ एक हीट मैप है, फटाफट से स्क्रीन पे फायर करते जाइए। सारे हीट मैप से आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि हम समय कहाँ पे और कैसे खड़े हैं। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू करेंगे। तो बाजार की कमजोर शुरुआत और कमजोरी फार्मा शेयरों में जैसी की आशंका थी वैसी दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा ये निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। और अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो अरविंदो, लुपिन, जाइडस ये तमाम शेयर आज भारी गिरावट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कितना डैमेज हो सकता है। हालांकि आंकड़े हमने आपके सामने रखे थे कि किसका कितनी आय आती है अमेरिका से, थोड़ा अंदाजा तो आपको लग गया होगा। थोड़ा और बारीकी से आगे इसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% के आसपास की तेजी दिखी, और आज भी हम देख रहे हैं कि एनटीपीसी स्ट्रेंथ को थोड़ा बरकरार रखने में कामयाब है। बीएल में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है, तो थोड़ा लैकलस्टर बाजार है। निफ्टी 100 नीचे है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 125 अंकों के आसपास की दिख रही है। अपने दो एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। दो एक्सपर्ट हमारे रेडी हैं आपको ओपनिंग ट्रेड बताने के लिए। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ हैं और किरण जानी भी हमारे साथ जुड़े हुए सुबह से। आदित्य जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शुरुआती नजर कहां पर गई है बाजार में और कहां पर ट्रेड मिला है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो मेरी नजर थोड़ी मेटल काउंटर्स पे है। अगर हम देखें 2 दिन से मेटल काउंटर्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आज अगर हम देखें तो ओपनिंग ट्रेड के बाद भी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे।
तो हिंडाल्को मेरे रडार पे है, हिंडाल्को पे खरीदारी करके चलनी चाहिए, कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 640 से 650 का टारगेट्स आता दिख रहा है और 600 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हिंडाल्को पहला रिकमेंडेशन रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी है 640 650 दो टारगेट्स के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस 600 का लगाना है। दूसरा मेरे रडार पे एसबीआई खाद्य, अभिषेक जी ये स्टॉक एक ऐसा है जो काफी समय से पिटा था और उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा था। अगर हम इसके कुछ हाल फिलहाल कुछ 2 हफ्तों का मूव देखें तो समझ में आ रहा है कि इसने एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और एक अप ट्रेंड की तरफ स्टॉक रिज्यूम कर चुका है। तो एसबीआई का आज मुझे लग रहा है यहाँ पे शानदार एक अप मूव बना है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, यहाँ पे टारगेट लगाना 895 का और स्टॉप लॉस 851। हिंडाल्को, एसबीआई कार्ड, ये आदित्य के रडार पर एसबीआई कार्ड में हम हल्की सी तेजी देख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। किरण जी, आप क्या रेकमेंड करेंगे, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? सो हमारा कन्विक्शन बैंक निफ्टी के ऊपर काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो सुबह 200 पॉइंट नीचे खुली थी, लेकिन जिस तरह की रिकवरी है अब मात्र 50 पॉइंट माइनस या तो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है और वापस उसने अपने 49,000 का जो लेवल है उसको रीगेन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर या तो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स है उसमें आप ध्यान रख सकते हो। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो हमारा रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, 1950 के लेवल को मल्टीपल रिटेस्ट भी कर दिया है। लास्ट टाइम भी हमने जब ट्यूसडे बात की थी, जब उसका क्रेडिट कार्ड का न्यूज आया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी गिरावट आती है 1950 1940 तो लॉन्ग करना चाहिए। तो ऑलरेडी 1930 के लेवल को उसने रीटेस्ट करके वापस 1970 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार के लिए यहाँ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट आप 2-3 दिन का समय दीजिए। 2000 प्लस के टारगेट आप डेफिनेटली कोटक के अंदर देख सकते हैं और जो एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1950 का रखना है। दूसरा एक बैंकिंग का ही स्टॉक रहेगा वो है एसबीआई। एसबीआई की भी चार्ट्स आप देखोगे तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट के ऊपर। कल हमने देखा उसके हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज भी 3 दिन के हाई के ऊपर एसबीआई ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 725 के आसपास स्टॉक की ट्रेडिंग चल रही है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 715 का रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 750 तक की रैली यहाँ पर भी आप 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। तो कोटक बैंक एंड एसबीआई हमारी तरफ से लॉन्ग ट्रेड रहेंगे। बैंक और एसबीआई 2050 के टारगेट कोटक बैंक के लिए, एसबीआई के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 750 रुपए का। काफी बीटन डाउन काउंटर है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो हमने देखा था कि 850 रुपए के भाव से गिरते गिरते 700 रुपए के आसपास पहुंच गया था और वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा हमारे एक्सपर्ट्स का। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो 100 अंकों के आसपास की है, थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर दिख रहा है, लेकिन निफ्टी फार्मा अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश ये करता हुआ आपको दिखेगा। अभी जो गिरावट है करीब 2% की है, लेकिन अगर हम पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो निफ्टी फार्मा ने आज का जो लो बना है 20,300 के आसपास का लो है और 20,550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 200-250 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। हालांकि बहुत ही शुरुआती ये अभी समय है, ज़्यादा इसको लेकर उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए अरविंदो, जायडस, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ये सारे के सारे भारी गिरावट के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स पर जरा और राय लेते हैं। अच्छा बीएसई पर एक जरा व्यू चाहिए आपसे आदित्य। बीएसई आपको कैसा लग रहा है शेयर? ये रिकवरी की आज फिर से कोशिश कर रहा है ये? अभिषेक जी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल। इसमें कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आएगा इवेंचुअली स्टॉक में। मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें सिर्फ डे ट्रेड करें या 1 से 2 दिन के लिए लेके चले। करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करके चले और इसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। नीचे 4900 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 6000 आपका पहला टारगेट आएगा और अगर 6000 को निकाल के चलता है स्टॉक तो मेरे हिसाब से 6700 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलिए, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी करेक्शन पे लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए, तो ऐड करें पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे और 4900 का स्टॉप लॉस लगा। 900 का स्टॉप लॉस आपके लिए बीएसई पर। आज जो निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है बीएल। हालांकि लगातार ये भी शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। बीएल में किरण जी आज जो थोड़ी बहुत रिवर्सल हम देख रहे हैं, क्या इस पर ट्रस्ट करके कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे? सो बीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली रिकवरी आई है, लेकिन जो इनका इंपॉर्टेंट लेवल है वो 260 का था। 260 का, जब तक 260 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम बाइंग की सलाह नहीं देंगे। जिनके पास है वो 240 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के लिए 260 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 260 क्रॉस करना नई खरीदारी के लिए ये आवश्यक है आपके लिए।
थर्मेक्स एक और शेयर है जो काफी ज्यादा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लेकिन कल हमने इसमें तेजी बनते हुए देखी और आज फिर से वो तेजी कंटिन्यू हो रही है। थर्मेक्स कितना और चल सकता है आदित्य? क्या आपकी नजर गई है शेयर पर? बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट मैंने भी इस पे कल नजर डाली थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कल बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स पे स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया था और फॉलो थ्रू मूव आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन पे। इसने एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट किया है, काफी बड़ा गिरावट आया है इसमें। अगर हम इसमें वीकली 200 वीकली मूविंग एवरेज प्लॉट करें तो उसका सपोर्ट भी लिया है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस फॉर्म किया है। करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी फ्रेश एंट्री करनी हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 3800 से 4000 के लेवल इसमें दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल 3800 से 4000 के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं। और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 3000 का। तो 3000 के सपोर्ट्स के साथ बाई करें करंट लेवल्स पे। आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इस लेवल्स पे एवरेज आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मार्केट्स के अंदर अभी नोटिस किए जा सकते हैं एक्चुअली में। 38 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ अभी गिरावट पेंडिंग है, तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो 49,000 वापस रीगेन हुआ है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड देख सकते हैं, बड़ी कॉल्स होती हैं 27 तारीख की डेरिवेटिव्स के हिसाब से। आदित्य, कोई ऑप्शंस का ट्रेड ले सकते हैं क्या? वॉलिडिटी तो है, देखो ऑप्शंस में पहली रिक्वायरमेंट वॉलिडिटी होती है और दूसरा ट्रेंड होता है, तो वॉलिडिटी तो अवेलेबल है, ट्रेंड समझ लेंगे, हो सकता आ जाए ऊपर और हर निशान में भी आ जाए। थोड़ा वेट करूंगा डिम्पली जी, क्योंकि अभी जैसा कि आपने कहा वॉलिटिलिटी है लेकिन अभी ट्रेंड डिसाइसिव नहीं हुआ है। अभी भी रेजिस्टेंसेस ऊपर की तरफ 49,200 49,100 पे काफी सारे रेजिस्टेंसेस है। अगर ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और करीब आधे घंटे 45 मिनट सस्टेन करे 49,200 के ऊपर, तो मैं एक फ्रेश लॉन्ग ऑप्शंस के द्वारा लेना चाहूंगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अगर रेंज में बाउंड ही रह जाएगा तो ऑप्शन गल जाएगा और प्रीमियम्स ईट आउट हो जाएंगे। ये पॉइंट आपका टेकन है, ज़्यादा एग्रेशन ना दिखाएं, थोड़ा वेट और वॉच कर लेते हैं अभी। देखिए बड़े शेयर्स की ताकत कैसी होती है ये ना, आज फिर आपको एक नोटिस करवाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल HDFC का है। एक बार ज़रा 1 मिनट के लिए HDFC बैंक दिखाना आप, वो बकायदा हरे निशान में आया है और HDFC बैंक की अकेले की वेटेज ही, सिर्फ अकेले बैंक HDFC बैंक की वेटेज ही काफ़ी बेहतर है। ये निफ्टी को भी पुश कर रही है और बैंक निफ्टी को भी पुश कर रही है, अकेले HDFC बैंक की। ये हरे निशान में आ गया, बाकायदा डेज हाई है। रिलायंस अभी भी जूझ रहा है और जबकि 9-10 रुपये नीचे खुला था और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यही दे रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे वेटेज के हिसाब से तो सबसे बढ़िया पॉइंट्स इसी में से आपको मिल रहे हैं, ठीक है, NTPC के बाद। और अगर आप बैंक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा HDFC के 78 पॉइंट है। तो टोटल 250 पॉइंट की बैंक निफ्टी में से 78 पॉइंट HDFC ने कवर करके दिखाया आपको। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर भी एक बार आपकी रिकमेंडेशन किरण जी, कोटक महिंद्रा बैंक पे डिस्कस किया। कहीं ना कहीं ये हमारा आज का ओपनिंग ट्रेड्स भी है, जिस तरह से ट्रेड कर रहा है 1950 या 1940 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजिशनल बेट भी ले सकते हैं। 1 से 2 दिन में 2000 प्लस के टारगेट आप कोटक में डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और बड़े शेयर्स जहां पर आज पोजीशंस बन रही है मैं थोड़ा वो भी देख लेता हूं। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत आ रही है, बट ठीक है अब हो गया स्टार्ट। जहां पर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बन रही है उसमें एक ट्रेड है हिंदुस्तान कॉपर, काफ़ी दिनों बाद फिर से 2-2.5% इसको ऊपर देखा है। आदित्य, एक बार आपकी रिकमेंडेशन हिंद कॉपर पर, बैन में नहीं है शेयर ये। तो लग रहा है रिम्पी जी, खाली मुझे एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने का मैं वेट करूंगा 225। तो अगर हमें खरीदारी करनी है डे ट्रेड के लिए तो 225 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 216 का। अगर 225 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा इसमें एक मूव आता हुआ दिखाई देगा। आपने एक बार जरा स्क्रीन पर ना स्पॉट बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का फेब का फ्यूचर्स लगा के दिखाएंगे ना, आपको दिख जाएगा। देखिए प्रीमियम्स कितने श्रिंक हो चुके हैं, प्रीमियम्स नामात्र जैसे बचे हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में तो बेहद कम है। निफ्टी का इस समय जो फेब का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 22,900 चल रहा है और निफ्टी चल रहा है 22,855, सिर्फ 50 पॉइंट्स का प्रीमियम रह गया होगा। और ये बैंक निफ्टी का प्रीमियम सिर्फ 75 पॉइंट्स का है। यानी कि जो स्पॉट पे देख पा रहे हैं ना उसमें एग्रेशन नहीं आ रहा। ऑल दो बैंक निफ्टी ग्रीन है, बैंक निफ्टी हरे निशान में आया है, बट क्योंकि 250 पॉइंट का प्रीमियम श्रिंक होके सिर्फ 75 पॉइंट्स के प्रीमियम में आ गया कल के मुकाबले आज में, तो जो 125 पॉइंट का गेन आपको दिखना चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा, वो दिख ही नहीं रहा। और बैंक निफ्टी का अभी भी फ्यूचर्स इन रेड हैं, ठीक है,
वो आपको अभी भी लाल निशान में दिखेंगे, जब किस स्पॉट आ गया हरे निशान में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी नोटिस कीजिएगा। ये जो प्रीमियम डिस्काउंटिंग एक्सपायरी के आसपास बहुत इंपॉर्टेंस रखने लगते हैं, और अभी भी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स स्टिल आर इन रेड इन स्पाइट ऑफ प्रीमियम्स, बट ठीक है, जो है सो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और ज़रा नोटिस कराता हूँ, एक और शेयर भी है HFCL, ये भी आज ऊपर है, 2-2.5% है। एक बार इस पर भी रिकमेंडेशन लेते हैं। किरण, आपका व्यू HFCL पर? HFCL की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हम प्राइस पैटर्न देख रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक मेजर सपोर्ट 85-84 का है, उसके आसपास से स्टॉक में रिबाउंड तो है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से एक बार के लिए 88 का लेवल क्रॉस हो, उसके बाद ही हमें लॉन्ग करना चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग की सलाह तो नहीं रहेगी, जिनके पास है वो 82 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं, एंड फ्रेश खरीदारी 88 के ऊपर आप करना रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया HFCL पर। लेकिन इस बीच आईटी सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। कैपजेमिनी के नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बाद नजरिया काफ़ी नेगेटिव था FY25 और FY26 के लिए, जिसके चलते कई सारे आईटी स्टॉक्स पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। LTI माइंट्री 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे सभी स्टॉक्स 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। आदित्य, इन आईटी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? और कल के सत्र में भी आईटी स्टॉक्स में गिरावट दिखी थी, तो अब अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो क्या करने की सलाह होगी? डिपेंड करेगा, लार्ज कैप है मिड कैप है शीशा, बिकॉज अगर लार्ज कैप स्टॉक्स है तो मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। बहुत ज्यादा गिरावट मुझे लार्ज कैप आईटी शेयरों में नहीं दिखाई दे रही है आते हुए। कंसोलिडेशन हो रहा है लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में, एंड मेरा मानना ये है कि अगर आप इसमें बने रहेंगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको देखने मिलेगा। HCL टेक और इन्फोसिस, ये दो शेयरों की अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा खासा अप मूव आएगा, बट अभी इमीडिएटली अप ट्रेंड नहीं है, स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। अब इसके सामने अगर मैं मिड कैप आईटी की बात कर लूँ, जैसे कि कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, LTTS, LTI माइंट्री, यहाँ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा पेन पॉइंट और गहरा सकता है, या थोड़ा और समय लग सकता है इसमें और अप मूव स्टार्ट होने को। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अगर आपके पास है तो बने रहे। अगर आपको वेंचर आउट करना है आईटी क्षेत्र में, तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे ही फोकस करें। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में से थोड़ा दूरी बना के रखें अभी। अगर मिड कैप आईटी स्टॉक्स में से कुछ देखना भी है तो कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसमें मेरी नजर रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट आया है स्टॉक में और एक कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा वेंचर आउट नहीं करना चाहूंगा आईटी स्टॉक्स में। एक स्टॉक इन पर्टिकुलर पर आपकी राय लेना चाहेंगे आदित्य, और वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। कल करीब 5% की तेजी के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर स्टॉक तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था, और आज भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ 5800 के लेवल्स पर परसिस्टेंट सिस्टम्स पर क्या राय होगी? 6,000 तक का एक मूव है शीशा, इसमें मैं वो रूल आउट नहीं करूंगा, बट 6,000 के बियॉन्ड मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक अप ट्रेंड इसमें देखने मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है लोअर लेवल्स पे लिया हुआ, तो 6,000 के आसपास एक वापस से रिविजिट करे और देखें एग्जिट करने के लिए। अगर 6,000 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक बार ये 6,400 से 600 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। अगर 6,000 क्रॉस ना कर पाए स्टॉक, तो मेरे हिसाब से वापस ये नीचे से 5,700 से 5,400 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो ये नजरिया परसिस्टेंट सिस्टम्स को लेकर कल की तेजी के बाद आज के सत्र में भी यहाँ पर हल्की सी तेजी दिखी है। लेकिन याद रखिए, ओवरनाइट बड़ी खबर निकल कर आई अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिर एक बार टैरिफ्स को लेकर, और फार्मा सेक्टर पर 25% तक के टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए सिस्टमैटिक्स के फार्मा एनालिस्ट विशाल मनचंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा, किस तरह का इम्पैक्ट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर नजर आ सकता है अगर अमेरिका 25% तक की टैरिफ्स फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगाता है तो? हाँ, सो ये टैरिफ्स अभी लगाए नहीं है और इसके बारे में सोचा जा रहा है, और कुछ समय में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि कब टैरिफ लगेंगे और कितने टैरिफ लगेंगे, 25% के ऊपर या कम। और मुझे लगता है कि शायद ना भी लगे, क्योंकि इसमें काफी दिक्कतें आ सकती है टैरिफ लगाने के कारण, जैसे कि दवाइयाँ वहाँ महंगी हो सकती है यूएस में। जैसे कि इंडिया आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है दवाइयों का, और आज की तारीख में यूएस में कोई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो दवाइयाँ बना सकते हैं, इतनी दवाइयाँ जो इंडिया से बन के वहाँ पहुँचती है। तो मुझे लगता है ये जो टैरिफ लगेंगे काफी कुछ
कुछ हिस्सों में लग सकते हैं फार्मा के, जैसे कि वहाँ पे जो पेटेंटेड दवाइयाँ बिकती है उन पे लग सकते हैं, और शायद जेनरिक दवाएं इसमें शामिल ना हो। तो हमें देखना है, पर मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है यूएस के लिए टैरिफ लगाना, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है विशाल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब पॉसिबल ना हो ये टैरिफ लगाना। देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी तो ये जानते हैं ना कि नहीं, अगर हम टैरिफ लगाते हैं, हमारे यहाँ दवाइयाँ अगर महंगी आती हैं तो फिर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे, वो उस चीज़ का एहसास तो उनको होगा ही। और दूसरी चीज़ देखिए, मैं दूसरे एंगल से भी अगर देखें इसको, तो भारतीय जो कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स वो भारत में ही हैं। भारतीय कंपनीज के प्लांट्स यूएस में भी हैं। तो आप किसी कंपनी स्पेसिफिक कोई ज़्यादा असर आप देख रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर होता भी, अगर मान लीजिए टैरिफ अगर लग जाता है, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? मतलब जैसे आप देखेंगे तो 90% प्रोडक्शन सब कंपनीज का लगभग इंडिया में ही होता है। कुछ कंपनीज होंगी जिनका आज की तारीख में शायद यूएस में प्रोडक्शन हो रहा होगा अच्छा खासा। जैसे आज की तारीख में मैं सिप्ला का देखूं तो उनके जो बड़े ड्रग्स हैं जो यूएस में बिकते हैं, उनका प्रोडक्शन यूएस में हो रहा है, और उनकी जो बड़ी ड्रग्स आने वाली है उनके लिए भी उनके पास यूएस फैसिलिटीज हैं। तो पर फिर भी उनका काफी हद तक जो एक्सपोजर फिर भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग से है, और अधिकतर कंपनीज का ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो इंडिया से ही हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ से मतलब ये चीज सभी को अधिक एक ही स्तर पे इम्पैक्ट आएगा सब कंपनीज पे, सबका एक्सपोजर। जैसे आप यूएस एक्सपोजर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज की तारीख में जाइडस कैडिला का एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ उनका जो टोटल सेल्स है वो यूएस से कितना आ रहा है। तो जाइडस का आप देखेंगे तो 50 लगभग 48-50% सेल्स यूएस से आ रहा है, और उनका अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होता है। वैसे ही आप एक तरफ, दूसरी तरफ है सन और सिप्ला, जिनका 30-33% सेल्स यूएस से आ रहा है लोअर एंड पे। लार्जर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, बाकी छोटी कंपनीज में एक्सपोजर अलग होगा, पर लार्जर कंपनीज का एक्सपोजर इतना ही है। इसके अलावा क्रैम्स कंपनियां हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स, एपीआई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, उन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, उनमें भी यूएस एक्सपोजर है। ठीक है विशाल जी, एक रफ आइडिया आप दे सकते हैं, क्योंकि आप तो सेक्टर्स के नोन भी हैं, कि यूएस के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की या फिर इंपोर्ट होती है, चलो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ के छोड़ देते हैं, जो इंपोर्ट होती है वो या तो चाइना से करते होंगे या तो इंडिया से करते होंगे। ये टोटल बास्केट में दोनों कंट्रीज का कितना एक्सपोजर है, इसका बता पाएंगे? मतलब ज्यादातर तो दवाइयाँ देखो, एक तो 90% दवाइयाँ जो यूएस में खाई जाती है वो जेनरिक होती है, और 40% वॉल्यूम्स जो आती है यूएस में वो इंडिया से आती है। मतलब जो टोटल दवाइयाँ कंज्यूम होती है बाय वॉल्यूम्स, उसमें 40% के ऊपर शेयर इंडिया का है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का शेयर है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा शेयर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का है। तो और आप ये मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर यूएस को खड़ा करना है टू मैन्युफैक्चर दैट प्रपोर्शन ऑफ वॉल्यूम्स इन यूएस, तो उनको कई साल लग सकते हैं, यहाँ से कहीं 4 से 6 साल तो कहीं नहीं गए इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। फिर एपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, इसका रॉ मटेरियल का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। ठीक है विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने की टेकअवेज देने के लिए। चीज़ें थोड़ी सी साफ जरूर हैं। देखिए हो सकता है कि ओवर रिएक्शन हो आज फार्मा शेयरों में जो आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ ना प्राइस के लिहाज से देखना सही नहीं है, ये सेंटिमेंट के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड को अगर भी देखें तो अभी कंट्री स्पेसिफिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी संभव है कि भारत पर भी वो टैरिफ लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि विशाल कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले के एक स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि हम भारत को जो $21 मिलियन की जो मदद दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से लौटे हैं, बड़ी अच्छी हमने तस्वीरें तो देखी हैं, लेकिन ये ट्रंप हैं, पहले बिजनेस देखते हैं बाद में संबंधों को देखते हैं। तो देखना होगा कि किस तरह के ये टैरिफ को लेकर आगे ऐलान आते हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पर फार्मा शेयरों के चलते ही बाजार में जो हम गिरावट अभी देख रहे हैं ना, क्योंकि लोअर लेवल से आप देखिए निफ्टी बैंक रिकवर करके 160 अंकों पर आ गया है, निफ्टी की जो कमजोरी है वो रह गई है 50 अंकों के आसपास की, और
फार्मा और कुछ आईटी शेयर ही आपको दिखेंगे गिरावट की तरफ। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा, इसके अलावा टीसीएस और टेक महिंद्रा ये भी 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं, तो इनसे प्रेशर है। फार्मा इंडेक्स आप देखिए करीब 450 अंक नीचे आपको दिखेगा और आईटी का इंडेक्स है करीब 500 अंक नीचे, करीब 1% के आसपास की गिरावट है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे कुछ ट्रेड समझते हैं। बाजार को खुले हुए करीब 25 मिनट के आसपास समय हो गया, कुछ बढ़िया ट्रेड्स हमारे साथ लेकर जुड़ गए हैं एक और दिग्गज नूरेश मिरानी। नूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या आपने बाजार में आइडेंटिफाई किया है, कहां मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? सबसे पहले बाय रहेगा एनटीपीसी पर, जहां पे एक बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। 450 से लेके 300 से 295 का बॉटम बना है और अब हम रिकवरी देख रहे हैं लास्ट 2 दिन से। अदरवाइज ये काफी लो बीटा स्टॉक है, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक हो सकता है। 330 तक स्टॉप लॉस होगा 309 का। दूसरा बाय होगा सिलेक्टिवली बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक होगा, जहाँ पे अभी भी मोमेंटम नहीं आया बट स्टॉक ने बेस बना लिया 1700 के आसपास, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1720 का, टारगेट होगा 1760 का। एनटीपीसी फार्मा में ये शेयर पसंद है नूरेश जी को। ठीक है, ये 2 दिग्गज आज आपके साथ जुड़ेंगे मार्केट के महारथी में। हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा होंगे, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा हमारे साथ होंगे। 10:10 पर ये कॉन्वर्सेशन आप सुनना मत मिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए एफआईज की बिकवाली चिंता का सबब बनी हुई है। सिंगापुर से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते होंगे समीर अरोड़ा कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है और क्यों भारत में वो निवेश नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प चर्चा होने वाली है और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, आप इसको मिस मत कीजिएगा। बाजार पर लौटते हैं। बीएसई में आप देखिए, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, अब ये वायदा का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। 4% के आसपास की तेज़ी बीएसई के शेयर में आ गई है इस वक्त। एक और शेयर पर जरा व्यू आपसे चाहेंगे नूरेश, आरबीएल बैंक 2.5% के आसपास की तेजी, हालांकि काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ है ये शेयर। आरबीएल बैंक में जो तेजी आ रही है, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करें आरबीएल बैंक को? तो लास्ट 4 महीने से बॉटम जो बने 145-150 के पास बने, अभी भी वही जोन से कल ऑलमोस्ट 150 आ गया था, वहीं से बाउंस बैक हो रहा है। तो अगर रिस्की बेट लेना है पहले से ही प्रीएम्प्टिव के आगे जाकर ये 170 क्रॉस करेगा और ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, तो 150 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकता है। ओवरऑल मोमेंटम जो है 170 के ऊपर चेंज होगा कभी। मोमेंटम 170 के ऊपर चेंज होगा। बाजार की आज की कमजोरी के बीच एक और सेगमेंट है जहां पर हम बाइंग देख रहे हैं और वो है डिफेंस का। लेकिन याद रखिए, काफी ज्यादा पिटे हुए ये शेयर हैं, काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो आज एक पुलबैक की कोशिश लोअर लेवल से हो रही है। थोड़े से वैल्यू बाइंग वाले लोग भी लौट रहे होंगे। गार्डन रीच हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव डॉक, एचएएल, ये तमाम शेयर आज आपको ऊपर देखेंगे। पारस डिफेंस पे भी करीब 4% के आसपास की तेजी है। आदित्य, कहीं आपकी नजर गई है, कुछ बाई करें या फिर अवॉइड करें, क्योंकि बहुत गिरे हैं और आज थोड़ी सी तेजी इसमें हो रही है? नहीं अभिषेक जी, मुझे लग रहा है बाई करना चाहिए। इनफैक्ट डिफेंस और रेलवे, अगर हम ये 2 सेक्टर देख रहे तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है ये 2 सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर ले तो एचएएल मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मुझे फॉलिंग वेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है लोअर एंड पर, वहां से एक अपमूव भी आया है। तो 3300-3400 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। तो 3300 के जस्ट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाए और मेरे सबसे खरीदारी करे करंट लेवल्स पे, और इसमें हड़बड़ न करें। मुझे लग रहा है कि आप अगर इसमें ये लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और आपको अगर स्टार्ट होता है तो आपको 4400 से 4600 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट अगर आपको इसमें लगाना है तो 4000 के लेवल्स के खरीदारी के लिए लगाए और 3300 के नीचे के स्टॉप लॉस को मेंटेन करे। अब अगर इसमें मझगांव डॉक की बात कर ले तो मुझे लग रहा है मझगांव डॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए। लगातार इसमें एक मूव देखने मिलता है और इंटरेस्टिंग बात यह अभिषेक जी की अपमूव्स में वॉल्यूम्स बहुत तगड़े होते हैं स्टॉक में, तो इसमें भी करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2700-2800 के लेवल्स के लिए खरीदारी करें, नीचे में 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। एंड फाइनली बीईएल, जो कि हमने आपने सुबह चर्चा भी की थी, मुझे लग रहा है इसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। हालांकि पोजिशनल नहीं सजेस्ट करूंगा, ट्रेडिंग के लिहाज से 260 के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस आपको 240 का लगाना है। ठीक है, बीएल, मझगांव डॉक और एचएएल में खरीदारी करने की सलाह दे रही हैं आदित्य आपको, और स्टॉप लॉसेस भी बता दिए। निफ्टी बैंक की जो तेजी हो गई है वो है 280 अंकों की, और निफ्टी भी हरे निशान में आने की तैयारी
कर रहा है। सिर्फ 13 अंकों की गिरावट बच गई है, 22,900 के ऊपर आ गया है फिर से निफ्टी। तो लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक है, बस फार्मा वाला दर्द है बाजार में, अदरवाइज चीज़ें इंप्रूव होती हुई निश्चित तौर पर आपको दिखेंगी। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, SBI, ये जो बड़े कुछ नाम हैं ये ठीक ठाक सपोर्ट बाजार को दे रहे हैं। और पावर शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि BL हो गया या फिर NTPC हो गया, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए दिख रही है। नरेश जी, एक मल्टीनेशनल शेयर के बारे में आपसे जरा राय लेना चाहेंगे, वो है जिलेट। हालांकि काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग शेयर में आई थी, कल बड़ी तेजी हुई, आज उस तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। 8,000 रुपए से ऊपर का भाव है हालांकि शेयर का, और आज उनके डिविडेंड उन्होंने 64-65 रुपए का दिया था, उसके रिकॉर्ड डेट भी है। जिलेट इंडिया क्या करना चाहिए? 3% के आसपास की तेजी है, तेजी इसमें बनी रहेगी, मेंटेन कर पाएगा ये? तो अगर हम देखें तो ये स्टॉक ऐसे बहुत ज्यादा लिक्विड या एक्सेट्रा नहीं होता, बहुत इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी नहीं है, बट अगर लास्ट 2 साल में स्लो एंड स्टेडी काफी टाइम बाद एक अप ट्रेंड आया हुआ है। शॉर्ट टर्म में भी जो कल का जो वॉल्यूम काफी आई था, जो इंडिकेट करता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो हो चुका है, तो थोड़ा अगर डिप आए तो बाई कर सकते हैं। ओवरऑल स्लोली ये नया रेंज हो जाएगा 7,500 से लेके 9,500 का कम। ठीक है, तो कुछ मिला के मार्केट्स के अंदर अभी भी थोड़ी रिकवरी हमको बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया देखने को मिली। निफ्टी भी रिकवर कर रहा है, इंडिया विक्स भी डाउन हो चुका है, जो आज खोला था 2.5% ऊपर, वो इंडिया विक्स करीब 1% नीचे भी आया है। कुछ शेयर्स और भी हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बकायदा हरे निशान में आ चुका। दिखाना 5-6 बड़े शेयर्स दिखा दो स्क्रीन पर, जहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। नरेश भाई, ये मिड कैप के ना काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन हुई है, इसी कैटेगरी में से कोई एक शेयर जहाँ आपको बहुत अच्छा वैल्यू बाय और मस्ट बाय लग रहा हो, कोई नाम बता पाएंगे आप? मिड कैप कैटेगरी का बताना, हाँ, फ्रंट लाइन का नहीं। मिड कैप में जैसे एक वोल्टास करके कंपनी है जो काफी गिरी है, 1950 से लेकर 1200 तक आ गया स्टॉक। बीच में भी वहीं पे बॉटम बनाया 2-3 वीक पहले, तो एक यहाँ में एक बाउंस बैक देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और ओवरऑल स्टॉक ने पहले एक अच्छी तेजी दी थी, तो उसके बाद ये करेक्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के। ओके, ठीक है, वोल्टास बढ़िया चल भी रहा है आज, और ये शेयर यहाँ पे आके रुका और पुल बैक भी दिखा रहा है, इट्स अ गुड साइन। यहाँ पे आप जो हमको ये अच्छा शेयर भी आपने नोटिस कराया सर, इसके बारे में ज़रूर हम और स्टडी करेंगे। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से, उनसे जानते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश भाई नमस्ते। मार्केट्स तो ऊपर आया ठीक सा, अब निफ्टी भी बकायदा हरे निशान में आ चुका। बैंक निफ्टी को देखा देखी, आपकी तरफ से आज का ट्रेड एक्सट्रीम वॉलेटाइल है मार्केट्स। मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए आज की स्क्रीन कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर नजर आ रही है। रीजन बीइंग ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक हमें आज देखने को मिल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पुल बैक थोड़ा और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बीटन डाउन सेक्टर जो है वो रियलिटी स्पेस, वहां पे हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल रहा है, और ये जो पुल बैक है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 2100 से लेके 2150 तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का 2050 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 41-42 के रेंज में फिलहाल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 38 से 41 की रेंज दी थी, बट थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पर्ट पिछले कुछ एक मिनटों में देखने को मिला है। 19 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 61, दूसरा टारगेट 86 का होगा। इसका लॉट साइज 225 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट रिस्क जो है वो 5,000 का है, एंड अप्रॉक्स रिवॉर्ड पर लॉट 10,000 तक के बनते हुए नजर आ सकता है। अगर अंडरलाइन की बात करें तो जिस हिसाब से एक तरफा फॉल हमने यहाँ पे देखा था, तो एटलीस्ट 2100 से लेके 2150 तक का पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अंडरलाइन में इस पुल बैक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे 2050 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। नहीं सर, पॉइंट टेकन है आपका, और मैं इससे वैलिडेट भी करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूटने वाले सेक्टर्स में से एक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर ग्राउंड चेक बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट के ना तो रेल घटे, ना ही डिमांड कम हो रही है। कोई भी शेयर चेक करके देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वडेवर, जहाँ भी चेक करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर एक वैल्यू बाय भी आपको दिख सकते हैं काफ़ी स्टॉक्स। तो आज हम सुबह इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि मैं सारे शेयर्स का ना एक बार कितना शेयर्स टूटा एक बार दिखाऊंगा सबको। लेकिन आप अच्छा बता रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की एक स्ट्राइक की कॉल है 2050 की, 3840 में पकड़नी है।
6184 तक का टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस है। बहुत शुक्रिया नीलेश, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। मार्केट्स एक्सट्रीम वॉलेटाइल हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पीड से ऊपर आते हैं, स्पीड से नीचे जाते हैं, तो बट अब नो एग्रेशन नो डिप्रेशन के स्टांस को रखते हुए बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठे रहिए। बाज़ार अपने आप ही हील करेगा, थोड़ा समय लेगा, टाइम लगेगा हर चीज़ में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ज़रूर। आते हैं कुछ लॉन्ग पोजीशंस जहाँ पर आज मार्केट के अंदर बन रहे हैं। 1 मिनट के लिए एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना आप। आज ना 130 शेयर तो लॉन्ग है और कवरिंग के शेयर 40 और जोड़ दूंगा ना तो करीब 170 का नंबर आना चाहिए। 163, यस, ये काफ़ी हद तक ठीक है इस समय। तो 163 शेयर्स एडवांसेस के अंदर आपको दिख रहे हैं और आपको एनएससी और बीएससी का नंबर्स भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। डिक्लाइन सिर्फ 50 है, अनवाइंडिंग के और शॉर्ट्स के दोनों के मिला के 52 शेयर्स बनते हैं। तो आज थोड़ा ब्रेड्थ ठीक हुई है मार्केट की। लेवल्स तो चलो ठीक है, सो जो है सो है, बट मार्केट ब्रेड्थ होना भी ठीक है। आरबीएल बैंक, यहाँ पे कुछ खरीदारी हो रही है। आदित्य एक बार जरा आप चेक करेंगे आरबीएल बैंक। अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, हालांकि बाइंग लोअर लेवल्स से बिल्कुल दिखाई दे रही है। 145 का अच्छा सपोर्ट है एंड ये यूजुअली 145 से 180 के बैंड में ही ट्रेड करता है। तो करंट लेवल्स पे एक डे ट्रेड या 1 से 2 दिन का ट्रेड ले सकते हैं। 160 से लेके 180 के टारगेट्स लगाए और नीचे में 145 का स्टॉप लॉस लगाए। ये मुझे लग रहा है कि एक खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये जो हमने बीएससी की चर्चा की, इसके साथ साथ अगर हम सीडीएसएल और कैम्प्स देख ले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छी खासी खरीदारी होते हुए दिखाई दे रही है। कैम्प्स के अगर हम देखें तो ऑलरेडी कुछ 2 से 3% की तेजी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। कैम्प्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 3700 3800 तक का मूव दिखाई दे सकता है 3200 का स्टॉप लॉस लगा के। और सीडीएसएल अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1300 से 1400 के मूव्स दिखाई दे सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस हमको एक छोटा सा 1170 का लगा है। ये नज़रिया कैम्प्स और इसके अलावा सीडीएसएल, इस स्टॉक पर भी हमने चर्चा की। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एसएमई आईपीओ में गड़बड़ियों को लेकर हम आपको लगातार आगाह ईडी नाउ स्वदेश पर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एसएमई आईपीओ में पैसा लगाकर आप अपनी गाड़ी कमाई गवा बैठो। इस पर हम खास मुहिम चला रहे हैं, खास रिसर्च लेकर अब हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, हमने जो है एसएमई आईपीओ की जो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होती है बीएससी इंडिया की, जो एसएमई आईपीओ इंडेक्स, उसके टॉप लेवल से जो है अभी तक क्या करेक्शंस हुए एसएमई स्पेस में, उसके बारे में हम फोकस करें। और हम एसएमई आईपीओस की चर्चा बार बार ईटी नाउ स्वदेश में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अब हम बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स देखने लग रहे हैं। कुछ बड़े बड़े आईपीओ आए थे जिसमें कहानी आई थी, नैरेटिव्स बने थे, अब वो सिग्निफिकेंट वेल्थ जो है लॉस की गई है और ये रिटेल शेयर होल्डर्स की हार्ड अर्न मनी है जहां पे लॉसेस देखने मिल रही है। 2025 की बात करें तो कुल अभी तक सिर्फ 30 एसएमई आए हैं आईपीओ की लिस्टिंग में, लेकिन 60% या उससे ज़्यादा एसएमई आईपीओ के जो शेयर है अपने आईपीओ के भाव से नीचे गिर चुके हैं। उससे ज़्यादा देखें तो 25% से ज़्यादा एसएमई आईपीओ तो 25% से ज़्यादा गिर चुके हैं। अब देखें तो इसमें 3 एसएमई आईपीओ आते हैं जो 50% के ऊपर ऑलरेडी गिर चुके हैं। और हम ऑफकोर्स हमेशा कहते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश में कि जब भी आप एसएमई में निवेश करें तो सोच समझ के करें। और अब देखें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं एसएमई आईपीओ में, और हमने पहले भी बताया ईटी नाउ स्वदेश में कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है, खास करके आप कह सकते हैं ओवरऑल मर्चेंट बैंकिंग लेवल पे रेगुलेटरी एक्शंस देखने में इश्यूज आई है। और ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया है, सेबी ने किया है, एक्सचेंजेस ने किया है, जिस तरह पाबंदियां नए आए हैं और कुछ गड़बड़ एसएमई आईपीओस को भी रोका गया है। फाइनेंशियल ड्रेसिंग भी होती है आईपीओस के पहले ताकि नंबर्स बहुत अच्छे दिखे और बाद में जैसे अर्निंग्स आते हैं वैसे भारी गिरावट देखने मिलती है, खास करके हाई पी स्टॉक्स को लेके या जो सेक्टर है जहाँ पे नैरेटिव बनता है, वैल्यूएशंस बहुत हाई रहते हैं और कभी कभी स्क्रूटिनी भी कम रहता है। इसी डेट के हिसाब से मैंने 10 स्टॉक निकाले जहाँ पे सबसे भारी गिरावट देखने मिले हैं और इनके कौन से मर्चेंट बैंकर्स हैं जिन्होंने ये आईपीओ लाया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बीएससी एसएमई आईपीओ इंडेक्स 27% गिर चुकी है अपने लाइफ टाइम हाई से और ये लाइफ टाइम हाई इसी साल था इसका, आप सोचिए जनवरी के शुरुआत में, और 27% गिर गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा, मिड कैप इंडेक्स से ज़्यादा और ऑफकोर्स निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा। लेकिन कौन से ये 10 नाम है इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला रिखव सिक्योरिटीज़, यहाँ पे मर्चेंट बैंक करते हैं स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल। इसके अलावा टॉस द कॉइन करके कंपनी है जहाँ पे मर्चेंट बैंकर थे बी लाइन कैपिटल एडवाइजर। वही सिटी केम की बात करें तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर थे हॉरिजन मैनेजमेंट। दाविनसन्स रिटेल, यहाँ पे नेविगेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स ने इस आईपीओ को लाया। वही यश हाई वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाए हैं इनको मोर्सेज में।
इसके अलावा नैस्डैक इंफ्रा जेवाई कैपिटल एडवाइजर्स की थी, जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स की बात करें तो स्काई कैपिटल सर्विसेज की थी, वही शिव टेक्सकेम विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज की थी और जंगल कैंप्स इंडिया खंबाटा सिक्योरिटीज़ की थी। और आखिर में फिर से इस लिस्ट में शामिल होता है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स, जहां पे इन्होंने कैपिटल नंबर स्टेक लिए। ये सारे स्टॉक्स 40% से ज़्यादा गिर चुके हैं अगर हम BSE SME IPO इंडेक्स का टॉप का डेट से ले तो। और ये डेटा हमने ब्लूमबर्ग से लिया और ओवरऑल हम आपको बस पूरा पिक्चर बताना चाहते हैं कि SME IPO स्पेस में अभी क्या हो रहा है और आगे जाते हुए भी कुछ चेतावनी जो है हम देना चाहते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स को कि हमेशा आप बचे रहें SME सेगमेंट से, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी झूठ फाइनेंशियल्स आ रही है या कुछ हवा या नैरेटिव्स आ रहा है। तो यही हमारी मुहिम है ET Now स्वदेश में। में काफ़ी गड़बड़ियाँ पिछले कुछ दिनों में दिखी है और निवेशकों ने काफ़ी पैसे भी यहाँ पर खोए हैं। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ सरकारी बैंकों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में दिखी है। यूनियन बैंक 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार यहाँ पर दिखा है। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक सभी स्टॉक्स 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए। नरेश, क्या राय होगी आपकी इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर? कोई फ्रेश पोजीशंस, यूनियन बैंक, यूको बैंक इन ठीक है आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी आपकी क्या राय होगी इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर? एक अच्छा खासा अपमूव तो है, शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे मैं देखने मिल सकता है शीशा। अगर हम कुछ पर्टिकुलर 1 से 2 बैंकों की बात करें तो मेरे हिसाब से यूनियन बैंक पे फोकस रहेगा मेरा यहाँ पे। नीचे पे 105 106 का अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 125 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और अगर मैं एक लार्ज कैप PSU बैंक्स की बात करूँ तो मुझे लग रहा है SBI इज अ बेस्ट बेट एट करंट लेवल्स। बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहा है करंट लेवल्स पे। 720 710 के अच्छे सपोर्ट्स है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस लगा है 720 710 के आसपास का और 780 से लेकर 800 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो SBI पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरा एज कम्पेयर टू अदर PSU बैंक्स। ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर PSU बैंक्स। लेकिन मेटल सेक्टर से नैल्को 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। आदित्य, क्या राय होगी? स्टार्ट में भी बताया था शीशा, मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स अगर हम देख ले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल रहा है। तो नैल्को में भी हमें वैसे कुछ मोमेंटम प्ले दिखाई दे रहा है करंट लेवल्स पे। अगर कोई लेना चाहते हैं तो 200 के टारगेट्स बैठाए और नीचे 177 175 का स्टॉप लॉस लगाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंडाल्को में एक अच्छी खासी अपमूव देखने मिल रही है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। जिंदल स्टील वो भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक अपमूव आता हुआ दिखाई देगा। 920 से 940 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। प्रिया, आकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।